आगे बात करते हैं। कहा गया रामगढ़ पहाड़ी सीता वेगड़ा कहाँ पे है? प्राचीन नाट्यशाला है, रामगढ़ की पहाड़ी में है, जोगीमारा में है। जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो वो भित्तीय चित्र प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। आगे कहा जाए जोगीमारा गुफा है तो मौर्यकालीन गुफा है, 300 ईसा पूर्व की है, याद रखिएगा। ईसा पूर्व, ये डाटा खूब पूछा जाता है तो इस पे स्टार लगाइएगा। आगे जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो मित्रों अजंता गुफा से पहले की है, ये भी खूब छपा है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में जोगीमारा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में होती है, लेकिन वर्तमान समय अगर राज्य पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है, अगर जनपद पूछे तो सरगुजा जनपद लगाना है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है मित्रों? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी पे सीता वेगड़ा स्थित है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध होती है? तो भित्तीय चित्र के लिए खूब ज्यादा जानी जाती है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह थी यानी नाट्यशाला थी, उसका नाम सीता वेगड़ा था। अभी आपने चित्र देखा है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? तो आप जानते हैं एशिया की सबसे पुरानी जो नाट्यशाला है यानी थिएटर है वो सीता वेगड़ा ही मानी जाती है। बात करते हैं जोगीमारा से प्राप्त चित्रों की। तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और छमनेन्द्रनाथ गुप्ते, ये क्वेश्चंस का सन बहुत पूछा जाता है। 1914 में कौन? असित कुमार हल्दर जाते हैं, छमनेन्द्रनाथ गुप्ता जाते हैं जोगीमारा चित्रों को अध्ययन करने के लिए। इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इसमें से प्राप्त 7 चित्रों को खंडित अवशेष का वर्णन दिया है जो इस प्रकार है। प्रथम खंड में इस दृश्य के कुछ जो है आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र जो है अंकित किए गए हैं। पहले दृश्य में जल में मछली नुमा एक विशालकाय आकृति है। कदाचित यह मछली नहीं मगर बताया जा रहा है, जो पहली आकृति में या पहले खंड में इन्होंने दर्शाया। किसने? असित कुमार हल्दर और छमनेन्द्रनाथ गुप्त ने अंकित है। और यह चित्र जो है गजग्रह की पौराणिक कथाओं से संबंधित है। गजग्रह की पौराणिक कथाएं कहाँ पे हैं? तो आप याद रखिएगा कि तुरंत आपको सरगुजा रियासत याद आना चाहिए, जोगीमारा गुफा याद आनी चाहिए। द्वितीय खंड में क्या चित्रित किया? इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है जोगीमारा की द्वितीय खंड में। तृतीय खंड की अगर बात करते हैं तो तीसरे खंड में कहा जा रहा है इस चित्र में सफेद पृष्ठभूमि वाली काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है और इस चित्र में लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य कर रहा है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया। कहाँ पे? जोगीमारा में दर्शाया गया, तृतीय खंड में। चतुर्थ खंड की अगर बात करते हैं, कहा जा रहा है इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य को जो है चित्रित किया गया है और चित्र में जो है मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। मनुष्य के सिर पर चोंच कहाँ दर्शाई गई? तो जोगीमारा गुफा के चतुर्थ खंड में दर्शाई गई है। पंचम खंड की बात करते हैं। पांचवा खंड कहा जा रहा है कि इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः या नर्तकी है और उसके चारों ओर जो है गायक वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां भी हैं जो पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। कहाँ पे बनाई गई हैं? सरगुजा जो है सरगुजा जनपद, नाम याद आना चाहिए जोगीमारा गुफा, और रामगढ़ की पहाड़ी पर जो स्थित है वहां के पंचम खंड में ऐसा दृश्य दर्शाया गया है, गायक वादनियों का दृश्य। छठवें खंड की बात करते हैं। छठवां खंड कहा जाता है इस क्षेत्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का आकार दर्शाया गया है। रथों जैसा चैत्य दर्शाने का प्रयास कहाँ किया गया है? जोगीमारा में किया गया। और सातवां खंड क्या कह रहा है? सातवें खंड में असित कुमार हल्दर और छमनेन्द्रनाथ गुप्ता ने कहा है कि इस चित्र में ग्रीक रथों के समान भवन को बनाने का प्रयास किया गया है, यानी ग्रीक शैली में जो है भवन बहुत अच्छे से बनाए गए। ये तो बात जोगीमारा की चल रही है। जोगीमारा में यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरितमानस का मंचन कहाँ होता है? तो उत्तर रामचरितमानस का अगर मंचन की बात हो, मंचन मतलब थिएटर खेलना, तो आपको सीता वेगड़ा नाट्यशाला में दिखाई देगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है वर्ष 1914 ईस्वी में। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? मित्रों 1914 अभी आपने देखा है कि असित कुमार हल्दर उसके साथ छमनेन्द्रनाथ गुप्ता जाते हैं और जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। आगे बात करते हैं शूतनुका और देवदिन के प्रेम प्रसंग कहाँ चित्रित हैं? तो जो है शूतनुका और देवदिन का जो प्रेम प्रसंग है मित्रों वो भी आपको जोगीमारा गुफा में ही दिखाई देता है। आगे बात करते हैं जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो छतों पर बने हुए हैं, यह याद रखिएगा। जोगीमारा गुफा की माप बहुत पूछी जाती है। 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट इसकी हाइट है। 10-6 का इसका रेशियो है, याद रखिएगा। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं तो भरहूत और सांची के काल से जो है दिखाई देते हैं, यानी सांची की कला और भरहूत की कला में काफी समानताएं दिखाई देती हैं जोगीमारा के चित्रों में। आगे बात करें मित्रों तो आगे आता है जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय क्या हैं? तो याद रखिएगा जो जोगीमारा के गुफा हैं उनके जो चित्रों में विषय दर्शाए गए वो जैन धर्म से संबंधित दर्शाए गए हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य यहाँ नहीं दर्शाया गया है, यानी यहाँ का विषय नहीं है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण गुफा आती है अजंता गुफा। अजंता गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं। चैत्य और कैसी
चैत्य और बिहार गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बात करें अजंता की तो अजंता का औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला यह दृश्य देख लीजिए, ये आपका दृश्य पूरा दिखाई दे रहा है और अच्छा सा दृश्य देखिएगा। उसके बाद बात करिएगा अजंता के भित्ति चित्रों में पहले गुफा में भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा अजंता के भित्ति चित्रों से पहले कहाँ पे भित्तीय चित्र मिल जाता है? तो पहले भित्तीय चित्र जोगीमारा में दिखाई देता है, उसके बाद जो है अजंता में दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं की सबसे पहले किसने देखने का काम किया? तो ह्वेनसांग पहले जाते हैं, अजंता को देख करके आ जाते हैं, यानी ह्वेनसांग सबसे पहले अजंता को देखते हैं। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? तो याद रखिएगा, अगर खोज की बात हो 1819 याद रखिएगा। जॉन स्मिथ का नाम याद रखिएगा। अजंता को खोजने का काम 1819 में जॉन स्मिथ ने किया है। वही अजंता जो महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास स्थित है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो पहली बौद्ध संगीति खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस, कहाँ पे हुआ? तो स्थान राजगृह याद रखिएगा। सप्तप्राणी गुफा में होता है, 483 ईसा पूर्व में होता है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप होते हैं और जो शासनकाल होता है मित्रों वो अजात शत्रु का होता है, यानी हर्यक वंश का शासन होता है जब पहली बौद्ध संगीति आयोजित होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बौद्ध संगीति आयोजित होने का जो उद्देश्य है पहला वाला, वो कहा जा रहा है बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक यानी विनय पिटक और सुप्त पिटक के रूप में संकलित कर लिया गया है, ऐसा माना जाता है पहली बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं, स्थान होता है वैशाली, वैशाली में आयोजित की जाती है। समय होता है 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल बाद। बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो है साबक मीर होते हैं यानी सर्वकामिनी होते हैं। शासनकाल होता है कालाशोक का, शिशुनाग वंश का यहाँ शासन होता है, 100 साल बाद होता है। इसका जो उद्देश्य था द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होने का, वो कहा जा रहा है कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बढ़ गया। स्थाविर और महासंघिक भागों में बढ़ गया। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ जो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात हो, स्थान बहुत फेमस है मित्रों। इसका स्थान बहुत बार पूछा गया है, पाटलिपुत्र में आयोजित होता है। समय 251 ईसा पूर्व होता है। अध्यक्ष जो है मोगालीपुत्र तिस्सु होते हैं और शासनकाल किसका होता है? तो अशोक का होता है, यानी मौर्य वंश यहाँ शासन करता है जब तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है 251 ईसा पूर्व में। बात करते हैं उद्देश्य की, तो उद्देश्यों की अगर बात करते हैं मित्रों तो उद्देश्य थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति में संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ दिया गया। जैसे पहला पिटक आपको दिखाई देता है तो आपने कहा विनय पिटक था, दूसरा पिटक सुक्ति पिटक, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगृह में होती है उसके लिए कहा गया। तीसरा जब तक होता है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, तब यहां तीसरा जो है पिटक जोड़ दिया जाता है जिसका नाम अभिधम्म पिटक हो जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं मित्रों, चौथी जो बौद्ध संगीति होती है कश्मीर के कुंडलवन में होती है। कश्मीर के कुंडलवन में होती है, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है। इसके अध्यक्ष जो है वासुमित्र और अशोक घोष होते हैं, यानी उपाध्यक्ष अशोक घोष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष वासुमित्र बनाए जाते हैं। शासनकाल जो है कनिष्क का होता है, यानी कुषाण वंश यहाँ पे राज करता है। तृतीय बौद्ध संगीति में कौन शासन करता है? आप जानते हैं मौर्य वंश का शासन होता है, अशोक का रहता है। जबकि आप जानते हैं शिशुनाग वंश का करता है। द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कालाशोक शासन करता है। वो पहली बौद्ध संगीति में कौन? तो आप जानते हैं हर्यक वंश होता है, अजातशत्रु के समय होता है। तो सभी वंश अलग अलग रहे हैं और सभी के समय में अलग अलग जो है संगीतियां आयोजित हुई हैं। जो चौथे बौद्ध संगीति है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित कर देना। हीनयान महायान में विभाजित कर देना चतुर्थ बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। इससे पहले आप जानते हैं तीसरा पिटक जुड़ा था तीसरी बौद्ध संगीति में, जिसे अभिधम्म पिटक कहा गया था। उससे पहले 2 पिटक किसमें थे? तो आप जानते हैं सुप्त पिटक और जो है विनय पिटक। पहले बौद्ध संगीति जो राजगृह में स्थापित होती है 483 ईसा पूर्व में होती है, महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं और जो है अजातशत्रु के शासनकाल में होती है, उसमें 2 पिटक की बात की गई थी। आगे बात करें अजंता के बारे में और क्या कहा जाता है मित्रों। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन आपको बताना हो तो सुविधा के लिए जलगांव रेलवे स्टेशन आपको याद रखना होगा। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण होता है? तो अजिष्ठा इसका पुराना नाम होता है। अजिष्ठा आगे चल करके अजंता हो जाता है। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई? तो अगर अनुकृतियों की बात हो तो रॉबर्ट गिल का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो मूल रूप से अजंता के भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियां बनाने के लिए फेमस नाम हो जाते हैं। अजंता गुफा चित्रों की रचना किस राजवंश शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा गुप्त काल में हुआ है। अजंता गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार होती है? तो 850 वर्षों में तैयार हो जाती है अजंता की गुफा। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं मित्रों। जो अजंता की सबसे प्राचीन चित्र हैं वो गुफा संख्या 9 और 10 में पाए जाते हैं। सबसे बाद का चित्र कौन सा है? पहली गुफा में चित्रित है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिया? तो भारतवर्ष में बौद्ध जो है ग्रंथ का इतिहास लामा तारानाथ ने लिखा, जो एक तिब्बती इतिहासकार होता है। आगे बात करते हैं तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया वो कौन कौन सी हैं? तो पहली शैली देव शैली, दूसरी शैली नाग शैली और तीसरी शैली यक्ष शैली। तो देव, नाग और यक्ष शैलियों का जो है विस्तार किसने किया? तो आप जानते हैं तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, उसने
किया है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो याद रखिएगा 2 टाइप्स की, एक तो बिहार, दूसरी चैत्य बिहार को जो है संघाराम भी कहा जाता है। 5 चैत्य गुफाएं पाई जाती हैं, 25 बिहार गुफाएं पाई जाती हैं अजंता में। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे आता है बिहार गुफाएं क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह जो है बिहार गुफाएं होती हैं, जिसे संघाराम कहा जाता है। और चैत्य गुफाएं क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल यानी प्रार्थना स्थल यानी पूजा स्थल चैत्य गुफाएं कहलाती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? तो 30 गुफाएं होती हैं। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध होता है। अजंता में कितनी जातक कथाएं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 547 जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। जातक कथाओं की भाषा क्या है मित्रों? तो जो 547 जातक कथाएं हैं उनकी भाषा जो है पाली है, याद रखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो है फेमस जो भाषा होती है वो पाली ही होती है। जातक कथाएं क्या है? तो आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं वही जातक कथाएं होती हैं। उनकी संख्या जो है 547 बताई जा रही है। 47 47 आगे अजंता के चित्र संबंधित हैं तो मित्रों बुद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध से संबंधित है यहाँ के चित्र। अजंता में बोधिसत्व वाली पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि आपको गुफा संख्या 1 में दिखाई देगी। डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब घूम घुमा के पूछा जाता है। अजंता से खूब ज्यादा क्वेश्चंस आपके परीक्षा में दिखाई देते हैं। अजंता की बात करते हैं तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी के आसपास जो है अजंता की पहली गुफा बनके तैयार होती है। पद्मपाण बोधिसत्व कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं पद्मपाण बोधिसत्व जो है अजंता की गुफा में ही चित्रित है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जैसे ही नाम आए आपको गुफा संख्या 1 याद आ जाना चाहिए, तुरंत आपको आंसर्स लगा देना चाहिए। बात करते हैं एक दृश्य का, यह देख लीजिए पद्मपाणि बोधिसत्व का ये दृश्य है, गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व। अच्छे से देखिए, अजंता में है, गुफा संख्या 1 में है। आगे बात करते हैं तो अजंता की गुफा में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में है? 1000 बुद्ध यानी सहस्त्र बुद्ध की अगर बात हो तो आपको गुफा संख्या 2 याद रखना होगा। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है मित्रों? तो मुख्य रूप से टेम्परा माध्यम में, वैकल्पिक रूप से टेम्परा ना होकर के फ्रेस्को तकनीकी में बढ़िया से अजंता में डाटा बनाया गया है। तो फ्रेस्को तकनीकी टेम्परा माध्यम याद रखिएगा। अजंता के भित्ति चित्रों का माध्यम या विधि कैसे निर्मित किया गया? तो टेम्परा और फ्रेस्को विधि में यानी बनाया गया, यानी कि टेम्परा और फ्रेस्को मिला करके मिश्रित विधि आ जाती है। तो अजंता की जो विधि मानी जाती है, इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा मिश्रित विधि लगाया जाता है आंसर्स। आगे बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा मिलता है? तो अजंता के जो भित्तीय चित्र हैं इसमें सबसे ज्यादा खनिज रंगों का प्रयोग होता है। तो आपको लगाना होगा खनिज रंग। गौतम बुद्ध का उपदेश था तो चरत भाखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो है गौतम बुद्ध का जो है क्या रहा है? उपदेश रहा है। चरत भाखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे बात करते हैं अजंता में प्रयुक्त नीला रंग। तो नीला रंग जो है लेपिस लाजुली होता है। ये कहां से मंगाया जाता था? तो पहले ईरान से आता था, यानी फारस से आता था। उसके बाद जो है बदखसा से आना स्टार्ट हुआ। बदखसा जो है अफगानिस्तान का है। तो पहले ईरान से, बाद में कहां से? बदखसा यानी अफगानिस्तान से जो है नीला रंग मंगाया जाता है अजंता के लिए। आगे अजंता में कितनी लंबाई फैला हुआ है? तो 600 गज लंबा जो है अजंता है। अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला। अजंता की एलोरा गुफा, अजंता से जो है अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? कई जगह डाटा ये कई टाइप का दिखाई देता है। कई जगह ये 100 किलोमीटर दिखाई देता है, कई जगह 104 किलोमीटर दिखाई देता है, कहीं 120 किलोमीटर दिखाई देता है, कहीं 110 किलोमीटर दिखाई देता है। कुछ टाइप का डाटा आता है। हालांकि हाँ है दोनों महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही अजंता एलोरा दोनों गुफाएं। एलोरा 34 गुफाएं पाई जाती हैं, अजंता 30 गुफाएं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं तो अजंता को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो मित्रों अजंता जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित होगी वो 1983 होगा, यानी 1983 होगा। आपको सन याद रखना होगा क्योंकि परीक्षा पास करना है। आगे बात करते हैं अजंता की भित्तीय चित्रकारी की सतह को तैयार करने में कौन सी तकनीकी अपनाया गया है? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर बहुत अच्छे से जो है दर्शाया गया, तब जाके अजंता में भित्तीय चित्रकारी हो पाती है। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो याद रखिएगा सांख्या के भस्म से जो है पीला रंग बना लेते हैं अजंता के चित्रकार। सांख्या के भस्म से पीला रंग तैयार करते हैं। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 16वीं नंबर की गुफा है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का गृह त्याग बहुत अच्छे से दर्शाया गया। अगला पॉइंट, अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो जब पूरा अजंता ही बौद्ध धर्म से संबंधित है तो यहाँ की मूर्ति हो चाहे चित्र हो सब कुछ बौद्ध धर्म को ही निरूपित होंगे। अगला पॉइंट, अजंता में पारिक्षेप किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो पारिक्षेप यहाँ काल्पनिक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आपको नाम याद रखना होगा, काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक। अगला पॉइंट, अजंता के किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या 16 मरणोन्मुख राजकुमारी का चित्र बहुत अच्छे से दर्शाया गया। 16वीं गुफा का भाव जो है चित्रण है, यह कैसा दृष्टि है? तो याद रखिएगा 16वीं गुफा का जो भाव चित्रण है वो मरती हुई राजकुमारी का दृश्य है और बहुत फेमस है। चाहे आप मित्रों केबीएस की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, या फिर किसी अन्य राज्य में टीजीटी 8 देना चाहते हैं, सभी के लिए ये दृश्य इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ये अगर 16वीं गुफा में है मरती हुई राजकुमारी तो चाहे राजस्थान में पूछा जाए, चाहे हरियाणा पूछा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा का है वहां पूछा जाए, रहेगा आंसर गुफा संख्या 16 ही।
आगे बात करते हैं, अगला कहा जाता है 16वीं गुफा की भाव चित्रण दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है। तो 16वीं गुफा का जो भाव चित्रण है वो मरती हुई राजकुमारी ज्यादा फेमस है। अगला पॉइंट, अजंता की सर्वप्रथम बनी हुई प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित होती हैं। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले जो है दर्शाई जाती हैं। अगला पॉइंट, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो अप्सरा को गुफा संख्या 17 जिसे चित्रशाला कहा जाता है वहां चित्रित है। अजंता में क्यूरेटर कब नियुक्त होता है। तो याद रखिएगा 1908 का सन होता है जब क्यूरेटर अजंता में नियुक्त हो जाता है। जब क्यूरेटर अजंता में नियुक्त हो जाता है, जनता में नियुक्त हो जाता है। याद रखिएगा यूनेस्को का धरोहर घोषित होता है तो आपको 1983 याद रखना होता है, जबकि क्यूरेटर 1908 में नियुक्त हो जाता है। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है जनता चित्रों का कलाकार कौन था। तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे चित्रण का कार्य करते थे। भाव प्रवणता उत्पन्न रूप जो है, भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है। तो भाव प्रवणता का जो उन्नत रूप है यानी बढ़िया वाला रूप है वो अजंता में ही दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम एक ही साथ कहां दिखाई देता है। तो चित्रकला वास्तुकला और जो है मूर्तिकला का बढ़िया वाला नमूना आपको अजंता में देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, अजंता के किन्हीं दो चित्रों के नाम बताइए जिसमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है। तो एक तो मार विजय है, दूसरा लड़े हुए बैल या फिर लड़ते हुए बैल हैं। इन दोनों जगह आपको रौद्र रस यानी रौद्र रस का चित्रण दिखाई दे जाएगा। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो अजंता में जो रंग हैं वो गहरे चमकीले रंगों के प्रतीकात्मक विधि से दर्शाने का प्रयास किया गया है। अजंता की बात करते हैं तो अजंता की प्रमुख गुफाएं हैं, इनके चित्र हैं, आप एक साथ देख लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे गुफा संख्या 17 आप जानते हैं हंस जातक चित्रित है, गुफा संख्या 17 शिवी जातक चित्रित है, गुफा संख्या 1 मार विजय बहुत फेमस है, गुफा संख्या 2 सहस्त्र बुद्ध यानी 1000 बुद्धों को दर्शाया गया, गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण का दृश्य है, गुफा संख्या 16 में बुद्ध की पाठशाला है, जबकि गुफा संख्या 17 में ही वेशांतर जातक का दृश्य दिखाई दे जाता है। गुफा संख्या 17 की बात करते हैं तो श्रृंगार करती हुई राजकुमारी यानी खंभे के ऊपर है, ऐसा दृश्य भी चित्रशाला में ही है। गुफा संख्या 1 की बात करते हैं, पाणी बोधिसत्व को दर्शाया गया। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश भी दर्शाने का प्रयास किया गया। गुफा संख्या 10 और 17 दोनों जगह छंदक जातक आपको दिखाई देता है। और गुफा संख्या 16 की अगर बात करते हैं तो मरती हुई राजकुमारी बहुत फेमस दृश्य है। गुफा संख्या 17 की बात करते हैं तो 17 में माता पुत्र को दर्शाया गया है, जबकि गुफा संख्या 2 की बात करते हैं तो माया देवी का स्वप्न भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया। गुफा संख्या 9 की बात करते हैं, स्तूप पूजा बहुत अच्छे से दर्शाया गया। गुफा संख्या 10 और 17 में श्याम जातक को भी बहुत अच्छे से अजंता में दर्शाया गया। गुफा संख्या 16 की बात करते हैं तो बुद्ध उपदेश भी बनाया गया है, जबकि गुफा संख्या 2 में ही बुद्ध जन्म को भी बहुत अच्छे से दर्शा दिया गया है। गुफा संख्या 1 की बात करते हैं तो 1 नंबर में राज दरबार में ईरानी दूध को बहुत अच्छे से दर्शाया गया अजंता में, जबकि गुफा संख्या 2 की बात करते हैं सर्वनाश भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। गुफा संख्या 2 की बात करते हैं तो प्राणों की भिक्षा यानी छंदी वातक जातक को भी बहुत अच्छे से अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित करने का प्रयास कलाकारों ने किया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, जनता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे सुरक्षित अवस्था में गुफा संख्या 17 में चित्र दिखाई दे जाते हैं। अगला पॉइंट कहा जाता है, जनता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो चित्रशाला मूल रूप से 17 नंबर गुफा को कहा जाता है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है, महाहंस जातक किस जो है महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो महाहंस जातक 17वीं नंबर गुफा में चित्रित दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ। तो सबसे ज्यादा जो जातक कथाएं चित्रित हैं, जैसे आप देखते होंगे कि मूल रूप से जातक में श्याम जातक आता है, वो भी गुफा संख्या 17 में ही है। आप जानते हैं उसके साथ छंदक जातक आता है, वो भी गुफा संख्या 17 में है। ऐसे वेशांतर जातक आता है, वो भी गुफा संख्या 17 में है। तो ये सब जितने जातक हैं, जैसे हंस जातक हो, शिवी जातक हो, ये सब ज्यादा से ज्यादा जातक जो है 17 नंबर गुफा में चित्रित हैं। आगे एक आपको बहुत मार्मिक दृश्य हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, अप्सरा अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अप्सरा कहां चित्रित है। तो ये देखिए अप्सरा का चित्र है, गुफा संख्या 17 में है, अजंता में पाई जाती है। आगे बात करते हैं मित्रों, तो वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो चित्रों की अगर बात हो तो 6 गुफा होती हैं। 6 गुफाओं कौन सी, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्र वर्तमान समय में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है मित्रों। तो अजंता की जो चित्र शैली है मित्रों वो मूल जैसे देव शैली में मानी जाती है। देव शैली में अजंता की चित्र शैली मानी जाती है, आपको याद रखना होगा। फ्रेस्को सिस्को पद्धति के चित्र बनाए गए, तो फ्रेस्को और सिस्को में बनाए गए यानी मिश्रित माध्यम में अजंता में चित्रकारी की गई। आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो बिल्कुल सही जवाब भी बनेगा अगर 4 ऑप्शंस में दे दिया जाए कि फ्रेस्को और सिस्को पद्धति में चित्र बनाए गए तो अजंता में बनाए गए।
आगे फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार के भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में जो चित्रण विधि है मूल रूप से वो शुष्क भित्ति का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। छंदक जातक की कथाएं वर्णित हैं तो गुफा संख्या 10 में दिखाई गई हैं, जबकि भिक्षुक बुद्ध का जो है प्रसिद्ध चित्र कहां पे है? तो भिक्षुक बुद्ध जो दर्शाए गए हैं वो गुफा संख्या 17 में चित्रित किए गए हैं। राहुल समर्पण की अगर बात होती है, ऐसा दृश्य भी अजंता के 17 नंबर गुफा में है, जबकि अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो माता पुत्र है, जो यशोधरा और जो है राहुल है। यशोधरा और राहुल माता पुत्र के रूप में गुफा संख्या 17 में अजंता में चित्रित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? अभी आपने देखा हंस जातक का जो उल्लेख है गुफा संख्या 17 में है और अजंता के चित्र निर्मित हैं तो मित्रों आप जानते हैं कि भित्ति यानी दीवारों पर चित्रित हैं। बात करते हैं भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पत्तित है? तो भित्ति जो है आपको अंग्रेजी भाषा का दिखाई देगा, याद रखिएगा। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया, तो साधु के रूप में जो है शिवी जातक में अग्नि और इंद्र को दर्शाने का प्रयास किया गया है अजंता में। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है जापान स्थित हिरियोजी मंदिर। हिरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो हिरियोजी मंदिर का जो भित्तीय चित्रण है वो 8वीं शताब्दी का है, आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटते हैं? तो आप 3 भाग बांटिएगा। एक तो अलंकारिक चित्र होते हैं, दूसरा रौभौतिक चित्र होते हैं, तीसरा वर्णनात्मक चित्र होते हैं जिसे हम लोग जातक कथाएं कह देते हैं। तो अजंता में आप मूल रूप से दृष्टि के आधार पर 3 भागों में चित्रों को बांट सकते हैं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? आप जानते हैं आप 5 चैत्य गुफाएं हैं और पांचों की संख्या कौन कौन सी है? तो 9, 10, 19, 26, 30। 9, 10, 19, 26, 30 जो है अजंता की चैत्य गुफा है जहां बौद्ध भिक्षु बैठ करके अपना पूजा यानी उपासना यानी प्रार्थना किया करते थे। आगे बात करते हैं अजंता में बिहार गुफाएं कितनी हैं? तो 25 हैं, आप जानते हैं जिसे संघाराम कहा जाता है। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियां मिलती हैं? तो 20 प्रकार की रेखा शैलियों का उल्लेख अजंता में किया गया है। अजंता चित्रकला है तो रेखा प्रधान कला मानी जाती है अजंता की चित्रकला, याद रखिएगा। पाश्चात्य कला है, पाश्चात्य कला की अगर बात करते हैं तो छाया प्रकाशन प्रधान केंद्र जो है वो आपका पाश्चात्य कला होता है। पाश्चात्य कला है तो छाया प्रकाश प्रधान जो कला है वो मूल रूप से पाश्चात्य कला है। आगे बात करते हैं अजंता की चरम उपलब्धि है, यानी नारी चित्रण को बहुत बढ़िया से दर्शा दिया जाए तो अजंता की चरम उपलब्धि हो जाएगी। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? तो गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 17 में नीले रंगों को दर्शाया गया जो फारस और मूल रूप से अफगानिस्तान से आता था। आगे बात करते हैं मारविजय। मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो मारविजय पहली नंबर गुफा में बहुत अच्छे से दर्शाया गया। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? सुवर्ण रंग का प्रयोग जो है गुफा संख्या 10 में दिखाई देता है जिसका संबंध अजंता गुफा से है। बुद्ध की 80 फुट लंबी जो प्रतिमा है बोध गया में वो किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों के द्वारा बनाई गई है। मूल रूप से कहां पे है? बोध गया में है। बोध गया वही बिहार वाला बेल्ट होता है। 80 फुट लंबी बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। आगे विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो शांति स्तूप है वह राजगीर में है, यानी राजगीर में है। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, वहीं स्थित है। बौद्ध ग्रंथक त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो जब बौद्ध का पूरा भाषा ही पाली है तो त्रिपिटक भी मूल रूप से पाली में ही लिखा जाएगा। अगला पॉइंट आता है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर की जैसे बात आए मित्रों आपको गया जिला याद रखना होगा। गया आप जानते हैं कि बिहार में पड़ता है तो महाबोधि मंदिर भी बिहार में ही है। आगे बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो शंखाराम भी कहा जाता है। प्राचीन बौद्ध काल पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन रहे? तो लामा तारानाथ रहे। लामा तारानाथ का संबंध कहां से है? तो तिब्बत से है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया है। आलेखन कला की बहुलता है तो आलेखन कला की जो बहुलता है मित्रों वो गुप्त शैली की बहुलता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का अंकन दिखाई देता है? तो शिवी जातक का जो अंकन है वो 17वीं नंबर गुफा में दिखाई दे जाता है। अजंता का सिंदूरी रंग किस जो है आकृतियों में भरा हुआ है? तो याद रखिएगा काली राजकुमारी जो गुफा संख्या 1 में चित्रित है उसमें सिंदूरी रंग दर्शाया गया है। अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है उसमें भी काली रंग का जो है सिंदूरी रंग दर्शाया गया है। और राजभवन में रानी जो गुफा संख्या 16 में है उसमें भी सिंदूरी रंग का अंकन दिखाई देता है। अजंता में सब कुछ चित्रित है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, अगला पॉइंट कहा जाता है अजंता की किस गुफा के दीवार पे चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोम परिक्षेप को चित्रित किया गया? तो गुफा संख्या 10 के अंकित षडांग जातक की कथाओं को जो है बहुत अच्छे से चैत्य द्वारों पे दर्शा दिया गया है अजंता की गुफा संख्या 10 में। अगला पॉइंट
अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग जो है काला दर्शाया गया? तो जो श्याम जातक है उसका रंग काला दर्शाया गया है और यह अजंता में चित्रित है, आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट कहा गया अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार जो है पहाड़ियों के ऊपर मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाया गया? तो जॉन स्मिथ को जो प्रवेश द्वार दिखाया गया वो गुफा संख्या 10 ही दिखाया गया था, गुफा संख्या 10 ही दिखाया गया था। अगला पॉइंट, भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? तो भारतीय की शास्त्रीय कला जो क्लासिकल आर्ट है मित्रों, वो अजंता कला को ही कहा जाता है, अजंता कला को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा जिसे कहा जाता है कन्हेरी के आंतरिक में कहां बनाई गई? तो पोल्लोनुरुवा, ये श्रीलंका में स्थित है और उसके साथ महाराष्ट्र अजंता के पास भी बनाया गया है। तो बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा में जो प्रतिमा है वो अजंता में भी बनाया गया और मूल रूप से पोल्लोनुरुवा यानी श्रीलंका में भी बनाया गया। बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो जब बुद्ध की पूरी भाषा ही पाली थी तो पाली भाषा में उपदेश भी देंगे। अगला पॉइंट आता है, यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह जो है पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो न्यूयॉर्क में जो है वो 1954 में पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसे डाटा प्रकाशित कर दिया जाता है। अजंता एलोरा गुफाओं में कितने वर्षों में बन करके तैयार हो जाता है? तो 1100 साल लगते हैं अजंता और एलोरा को बनने में। अगला पॉइंट आता है, अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो अजंता में जो वनवासी दर्शाए गए हैं उनका चित्रण हरे रंग से हुआ है। अजंता के चित्रों में सीमा रेखाएं किस रंग से बनाई गई? तो अजंता में जो सीमा रेखा बनाई गई वो गेरुए रंग से बनाई गई। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्र संकेत हैं? तो शिवी जातक गुफा संख्या 1 में भी है, गुफा संख्या 17 में भी है। ये बहुत सारे जातक जो हैं ये कई जगह जो है लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा बात हम लोग कर ले रहे हैं महावीर स्वामी के ऊपर। गौतम बुद्ध से संबंधित है ना अजंता, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये देख लीजिए गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं, जन्म 563 ईसा पूर्व में होती है और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में होती है। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? बहुत बार पूछा गया, तो सारनाथ लगाना। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध ही थे। बौद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ? तो 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व लगाना, ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो मित्रों जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। गौतम बुद्ध कितने दृश्य देखते हैं? तो 4 दृश्य देखते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान आपको याद रखना है कि बोध गया में प्राप्त होता है। बोध गया वही जो बिहार में स्थित है। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो उसका संबंध है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित नहीं रहा। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, आपको याद रखना होगा। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना कर दी? तो याद रखिएगा एडविन एनाल्ड आते हैं, वो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिख देते हैं। किसके जीवनी पे आधारित है? तो गौतम बुद्ध के जीवनी पे आधारित है। एडविन एनाल्ड्स लिखते हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त करते हैं? तो कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को प्राप्त होता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया है? तो दाहिनी करवट में लिटा करके दर्शाया गया है। याद रखिएगा, हो सकता क्वेश्चन अगर बहुत जटिल पूछे तो आपको देना पड़ जाए। अगला एक पॉइंट और अजंता से, उसके बाद हम लोग बाघ गुफा देखेंगे। पॉइंट कह रहा है, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं हैं, एक किन्नर दंपत्ति चित्रित है, मूल रूप से कहां पे? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में किन्नर दंपत्ति को भी दर्शा दिया गया। ये बात अजंता की हो रही थी। इसके बाद बाघ की बात करते हैं। बाघ गुफा आप जानते हैं धार जनपद मध्य प्रदेश में स्थित होता है और मूल रूप से बाघ गुफाओं की खोज सबसे पहले डेजरफील्ड साहब 1818 में कर देते हैं। यानी अजंता तो 1819 में खोजी जाती है, लेकिन बाघ गुफा 1818 यानी 1 साल पहले ही डेजरफील्ड खोज देते हैं। गायिकाओं का समूह जो है गुफा संख्या 4 में चित्रित है। तो ये हैं आपकी गायिकाएं और कहां चित्रित हैं? तो याद रखिएगा बाघ गुफा में चित्रित हैं। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो पंच पांडव के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाघ गुफाओं की चित्रों में किस शैली का ज्यादा प्रभाव रहा? तो अजंता शैली है, जिसे जो है हावी रही है। बौद्ध गुफा बाघ गुफा के चित्र अजंता की किस गुफा के समकालीन माने जाते हैं? जो बाघ गुफाएं होती हैं उनकी गुफाओं की संख्या जो है याद रखिएगा 9 होती है। उनके जो चित्र हैं गुफा संख्या 1, 2 के समकालीन माने जाते हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो 9 है, सभी की सभी कैसी हैं? तो बिहार है यानी संघाराम है। आगे बात करते हैं तो बाघ की गुफा का क्षेत्रफल कैसा है? तो 23 फीट लंबा है और 14 फीट चौड़ा है बाघ गुफा का क्षेत्रफल। गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में है? तो अभी आपने चित्र ही देख लिया है, गुफा संख्या 4 में चित्रित है, तो 4 ही लगाना। अगला पॉइंट, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो टेम्परा तकनीकी में बनाया गया है। ग्लू रंग का प्रयोग बाघ में खूब अच्छे से किया गया।
आगे बात करते हैं मित्रों, तो अगला पॉइंट आता है बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया या किस रंग का प्रयोग किया गया। तो ग्लू रंग बनाया गया, गोंद मिश्रित रंग होता है। ये चित्रण तकनीकी बहुत अच्छी रही है। तो बाघ में ग्लू रंग का प्रयोग बहुत अच्छे से जो है किया गया, यानी बहुत अच्छे से किया गया। सितनवासल बाघ और मानता नेचरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, मानता नेचरी की अगर बात हो या सितनवासल की बात हो या फिर बाघ की बात हो तो सभी जगह भित्तीय चित्र प्राप्त होते हैं। तो भित्तीय चित्रण के लिए फेमस है। असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां कब बनाते हैं। तो असित कुमार हालधार प्लस नंदलाल बोस 1921 जाते हैं और बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार कर देते हैं। बाघ गुफाएं किस काल की हैं। तो याद रखिएगा, बाघ गुफाएं गुप्त काल की होती हैं। कलात्मक सौंदर्य दृष्टि से अजंता की अपेक्षा क्या है। तो अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है, अजंता की अपेक्षा बढ़िया है। तो बाघ गुफा जो है काव्यात्मक या फिर कलात्मक दृष्टि से बढ़िया है अजंता से। 200 का कुल नारियों का प्रसिद्ध चित्र बाघ की किस गुफा मंदिर में है। तो गुफा संख्या 4 में है। भी आपने देखा गायिकाएं भी गुफा संख्या 4 में ही चित्रित हैं। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है मित्रों। तो कलयन इसका पुराना नाम होता है। याद रखिएगा, बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो बाघ का भी संबंध बौद्ध धर्म से ही हो जाता है। बाघ गुफाओं का समय काल क्या रहा है। तो 4वीं और 5वीं शताब्दी रहा, यानी 4वीं और 5वीं शताब्दी में बाघ गुफा बनके तैयार होती है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो ग्वालियर का एक दुर्ग है जिसे गुजरी महल कहा जाता है, वहीं पे बाघ गुफा की ज्यादातर प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। तो खूब पूछा जाता है रंग महल। तो याद रखिएगा, 4थे क्रम की गुफा है। बाकी हमने और डीप में पढ़ाया था जब हमने बाघ गुफा पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों क्लास देखे होंगे। अगला पॉइंट बढ़ाते हैं बादामी गुफा की तरफ। बादामी गुफा कहाँ स्थित है। तो कर्नाटका के बागरकोट जिले में है। पूर्व में यह महाराष्ट्र के अंतर्गत आती थी, बीजापुर जिले में। कर्नाटका के बीजापुर नहीं, वर्तमान में कर्नाटका के बागलकोट जिले में स्थित है बादामी गुफा। बादामी गुफा स्थित है तो बीजापुर पहाड़ी में स्थित है। बादामी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो वातापी या फिर वात्यातपुरम बादामी का पुराना नाम हो जाता है। बादामी गुफा को किस राजवंश के तहत जो है विकसित किया गया। तो चालुक्य आते हैं, बादामी को ज्यादा विकसित कर देते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहां रही। तो चालुक्य वंश की राजधानी ही बादामी रही, इसलिए बादामी का विकास ज्यादातर चालुक्यों ने किया है। बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा, मंगलेश एक शासक होता है, उसने जो है बादामी को ज्यादातर चित्रित करवाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। अगला पॉइंट, बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की। तो जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी यानी जेएम अहवासी आते हैं, इनकी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करके ले जाते हैं। बादामी गुफा की खोज कब और किसने की है। तो स्टेला कैमरिस ने मूल रूप से खोजा है, 1924 में खोजा, 1924 में बादामी को खोजने का काम किया है। अगला पॉइंट आता है, वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगों के चित्रों को बंबई से प्रकाशित किया। तो कार खांडलावाला ने 1938 यानी 1938 में बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों को तैयार करने का काम कार खांडलावाला ने किया है। बात करते हैं आगे। तो बादामी गुफा का एक दृश्य बहुत फेमस है, नटराज प्रतिमा, जो गुफा संख्या 1 में है। देखिएगा, यह है भगवान नटराज और भगवान नटराज की प्रतिमा है, कहां पे है। बादामी गुफा में चित्रित है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है शिव विवाह से संबंधित चित्र कहां मिलते हैं। तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य दिखाई देता है वो भी बादामी गुफा में दिखाई देता है। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो शैव, जैन और जो है वैष्णव धर्म से संबंध रखती है। बादामी गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 4 होती है। पहली गुफा जो है शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी गुफा जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, जबकि जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो बादामी टोटल 4 गुफाएं पाई जाती हैं। गुफा संख्या 1 का छबिया कैसा है। तो नटराज के रूप में भगवान शिव को दर्शाने का प्रयास बादामी की गुफा संख्या 1 में किया गया है। बादामी गुफा संख्या 4 की छबिया कैसी है। तो आदि जैन तीर्थंकर को बढ़िया से गुफा संख्या 4 में बादामी में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट, अपने संरक्षक सम्राटों के इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्तियां किस गुफा में चित्रित हैं। तो अंकित करने की जो प्रवृत्ति है वो मूल रूप से बादामी गुफा में है और 578 से 579 ईसा पूर्व के जो है आसपास 578 से 579 ईस्वी में मूल रूप से संरक्षक आ जाते हैं, सम्राट आ जाते हैं और देवी देवताओं को बढ़िया से दर्शाने का प्रयास बादामी में करवाते हैं। आगे बात करते हैं, तो ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्र कहां उपलब्ध होता है। तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित पुराना भित्तीय चित्रण बादामी गुफा में आपको दिखाई दे जाएगा। बादामी वही है जो बागलकोट जिला में कर्नाटका प्रांत में पाई जाती है। स्टेला कैमरिस 1924 में जिसे खोजते हैं। ये बात थी बादामी गुफा की। बादामी के बाद हम लोग सित्तनवासल गुफा के बारे में देखेंगे। सित्तनवासल की अगर बात करते हैं तो सित्तनवासल का मतलब ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थल। तो सित्तनवासल कहां पे स्थित होगा। मूल रूप से तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टाई जनपद में स्थित होता है। सित्तनवासल का एक दृश्य बहुत फेमस होता है, कमल वन। देखिएगा, चारों साइडों में कमल और बीच में एक युवक, तो यह है कमल वन। ये दृश्य है आपका कमल वन। कहां पाया जाता है। सित्तनवासल गुफा में पाया जाता है। पॉइंट कहा गया, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो कावेरी नदी, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं है, अब यह सुधार किया गया है,
पहले इसे जो है कृष्णा नदी खूब ज्यादा आंसर्स ठोका जाता था। चित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो फ्रांसीसी शोधकर्ता है दूरबील। दूरबील साहब जाते हैं चित्तनवासल को खोज के कंप्लीट कर देते हैं। चित्तनवासल की खोज दूरबील ने कब की? तो 1934 में की। याद रखिएगा, बादामी को 1924 में खोजा गया था। किसने खोजा था? स्टेला कैम्ब्रिज ने। 10 साल बाद दूरबील साहब जाते हैं चित्तनवासल गुफा को खोज के कंप्लीट कर देते हैं। आगे बात करते हैं चित्तनवासल गुफाओं का निर्माण काल कब और किसके समय हुआ? तो जो चित्तनवासल है उसका निर्माण काल 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय में हुआ है। चित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम कला उदाहरण प्राप्त होता है तो चित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है कहां से प्राप्त होता है? तो चित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, चित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो चित्तनवासल की गुफाओं के जो छत हैं उस पे जो है कमल सरोवर बढ़िया से दर्शाया गया है। आप जानते हैं कमल वन भी चित्तनवासल में ही पाया जाता है। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेख कहां प्राप्त होता है? तो चित्तनवासल से ही कमल वन का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। खूब इंपॉर्टेंट डाटा था, चित्तनवासल से खूब ज्यादा डाटा भी आपकी परीक्षा में छपता है। अगला पॉइंट, सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा कहां स्थित है? तो आप जानते हैं पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के मांटाले जिले में सिगरिया स्थित है। सिगरिया में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 6 गुफाएं सिगरिया में पाई जाती हैं। सिगरिया का एक दृश्य बहुत फेमस है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। ये देखिए कुलीन महिला और ये पुष्प लिए हुए है यानी फूल लिए हुए है। कहां पे चित्रित है? तो सिगरिया में ही चित्रित पाई जाती है। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीला रंग बिल्कुल भी बैन है। नीला रंग सिगरिया में प्रयोग ही नहीं किया गया। सिगरिया गुफा के चित्रों के चित्र जो है मिलते जुलते रहे किससे? तो ज्यादातर चित्रों की जो तुलना है या फिर ज्यादातर गुफाओं की तुलना है वो अजंता से ही की जाएगी। याद रखिएगा, अजंता से ही सिगरिया के चित्र बने हैं। तो गीली दीवारों पे बनाए गए हैं सिगरिया के चित्र। सिगरिया गुफा की खोज कब और किसने की थी? तो ब्रिटिश फौज अधिकारी हैं मेजर फॉर्मस। ये 1830 में जाते हैं सिगरिया को खोज के चले आते हैं। तो मेजर फॉर्मस कब? 1830 में खोजते हैं। अगला पॉइंट, सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने तैयार की? तो सिगरिया गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं 1889 ईस्वी में ए मुरे ने तैयार की। ए मुरे। सिगरिया गुफा निर्मित होती है तो कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में जो है कंप्लीट हो जाती है। और आगे अगर बात करते हैं मित्रों तो आगे आता है सिगरिया के चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो 2 गुफाएं होती हैं, एक तो गुफा संख्या ए और एक दूसरा जो है गुफा संख्या बी। सिगरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों का चित्र बना है? तो याद रखिएगा 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र है। 4 जो है गुफा संख्या 1 में है और 17 जो है गुफा संख्या बी में है। तो 17 गुफा संख्या बी में, 4 गुफा संख्या ए में, टोटल 21 रूपायनी स्त्री सिगरिया में है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है किस गुफा से प्राप्त आकृतियां का? किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु जो है आलस्यमयी तद्राग में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं। तो सिगरिया गुफा में ही ऐसा दृश्य दर्शाया गया कि सौंदर्य से तो भरी हुई हैं लेकिन जो है कैसी दर्शाई गई हैं? आलस्यमयी तद्रा से यानी आलस्यमयी मुद्रा से। ये मुद्रा रखिएगा, मुद्रा में विचरण करती हुई दर्शाई गई हैं। अगला पॉइंट, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो मेघ कन्याओं का जो अंकन है मित्रों वो भी सिगरिया गुफा में ही मिलता है जहां कुलीन महिलाओं का दृश्य दर्शाया गया। सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो सिगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो कोलंबो म्यूजियम है और श्रीलंका में पाया जाता है, वहीं पे सुरक्षित पाई जाएंगी। आगे बात करते हैं एलोरा की। एलोरा गुफाएं आप जानते हैं जैसे अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है ऐसे एलोरा भी औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। वेरूल नाम किसका पुराना नाम था? तो एलोरा का वेरूल भी नाम होता है। एलोरा का बहुत प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है। ये दृश्य है कैलाश मंदिर का, अच्छे से देखिएगा। कैलाश मंदिर 756 से लेकर के 773 ईस्वी के आसपास का नमूना है, एलोरा में स्थित है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया? तो राष्ट्रकूट शासक आते हैं, एलोरा को विकसित करते हैं। एलोरा के प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक होते हैं कृष्ण प्रथम। इस 756 से 773 ईस्वी के मध्य एलोरा को यानी कैलाश मंदिर को बढ़िया से बनवा देते हैं। बात करते हैं एलोरा की कितनी गुफाएं होती हैं? तो एलोरा में याद रखिएगा 34 गुफाएं होती हैं। 3 धर्मों का संगम है, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म, 30 से 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं पाई जाती हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है। तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर होता है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो कैलाश मंदिर ही इसकी प्रसिद्धि का कारण माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा संख्या की छवियां कैसी हैं? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बढ़िया से दर्शाया गया है कैलाश मंदिर में। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो जो 32 नंबर की गुफा है यानी 32वीं गुफा है उसे इंद्र सभा कहा जाता है। जबकि त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? और त्रिपुरांतक मूर्ति कैलाश मंदिर एलोरा में ही चित्रित किया गया है।
आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सा एलिफेंटा गुफा के बारे में। एलिफेंटा की अगर बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चंस घूम घुमा के पूछा जाएगा तो एलिफेंटा कहाँ स्थित है खूब पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर के एलिफेंटा द्वीप पे जो है एलिफेंटा गुफा स्थित है। आपसे खूब पूछा जाएगा एलिफेंटा कहाँ पे है, तो गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, एक दृश्य देखिएगा, त्रिमूर्ति है, बहुत फेमस है। ये है आपकी त्रिमूर्ति, कहाँ पे पाई जाती है, एलिफेंटा में पाई जाती है। त्रिमूर्ति की हाइट क्या है, 20 फीट लंबी है। अगर मीटर में बात करें 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा होती है। त्रिमूर्ति कहाँ पाई जाती है, एलिफेंटा में पाई जाती है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं, खूब क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, समुद्र से घिरी हुई गुफाएं हैं एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या होता है, तो पुराना नाम इसका धारापुरी होता है। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण काल क्या है, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के सामंत सलाहकारों के द्वारा जो एलिफेंटा गुफाओं को बना दिया गया। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो त्रिमूर्ति के लिए बहुत फेमस है। त्रिमूर्ति वही जो 20 फुट ऊंची प्रतिमा है उसी के लिए फेमस है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 20 फुट यानी 6.1 मीटर होती है। विश्वविख्यात महेश मूर्ति यानी राकट मूर्ति कहाँ स्थित है, तो राकट मूर्ति एलिफेंटा में ही पाई जाती है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थरों पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो वार जो है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान जो है जिसका पुराना नाम विक्टोरिया गार्डन होता था मुंबई में, वहीं पर मूल रूप से एलिफेंटा से प्राप्त एक पत्थर पर हाथी की मूर्ति है जो मुंबई में ही वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान है। पूर्व नाम विक्टोरिया होता था, विक्टोरिया गार्डन वहीं स्थित है। अगला पॉइंट, कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाया गया कहाँ स्थित है, तो कल्याण सुंदरम मूर्ति एलिफेंटा में ही पाई जाती है। तो आज का सुपरफास्ट रिवीजन यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल समझ में आया होगा, सभी गुफाएं कैसे एक दूसरे से कोरिलेट हैं और कैसे कैसे डाटा आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझने का प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं तो एक बार नहीं क्लास में समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। अगर देख ना पाए तो सुन लीजिएगा, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। भीमबेटका नामक गुफा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में होती है। क्वेश्चंस खूब छपता है, इस पॉइंट को याद करिएगा। मिर्जापुर में सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक चित्र की खोज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी की पत्ती जो है, यूपी की परीक्षा है तो यूपी टीजीटी में ये पॉइंट खूब इंपॉर्टेंट बनता है। अगला पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो अंग्रेज इसे सबसे पहले खोजते हैं। अंग्रेज में आप नाम भी देखेंगे कि कार्लाइल हो या फिर काकबर्न हो, इन सब का नाम आएगा। 1880 के आसपास जो है कार्लाइल खोजते हैं। उसके बाद जो है काकबर्न भी आते हैं, 1883 के आसपास डाटा खोजते हैं। तो काकबर्न भी खोजते हैं और जो है कार्लाइल भी डाटा खोजते हैं। खूब ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, बंडलों में क्वेश्चंस बनता है। अगले बात करते हैं, आगे पॉइंट आता है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष का है। अगर बात हो कि भारतीय चित्रकला कितने वर्ष पुरानी है, तो ये कई जगह जो है 7000 वर्ष दिखाई देता है, कई जगह 6000 वर्ष दिखाई देता है। जैसे आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे 2021 में क्वेश्चन छपा तो वहाँ पे 6000 वर्ष पुराना माना गया, यहाँ 7000 वर्ष कह रहा है। अब जैसी किताब वैसा आंसर्स हो जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई आंसर्स माना जाए तो 6000 इससे पहले माना जा चुका है, तो यही सही माना जाना चाहिए। लेकिन अब किताबों के राइटर और किताबों के जो है अलग अलग साक्ष्य आते हैं, अलग अलग संदेश आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स भी हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आदिकाल की चित्रकला कब की मानी जाती है। अगर आदिकाल शब्द जुड़े तो याद रखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया है कि 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का जो डाटा है वो आदिकाल की चित्रकला को निरूपित करता है, डिनोट करता है। आगे बात करें, एक पुस्तक आएगी इसी काल की है, स्टुअर्ट पिगॉड लिखते हैं, ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं स्टुअर्ट पिगॉड। उन्होंने पुस्तक का नाम दिया प्रीहिस्टोरिक इंडिका। ये पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिका किसने लिखा, स्टुअर्ट पिगॉड ने लिखा। क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे आपका केबीएस हो, कोई भी भर्ती परीक्षा जो आर्ट के लिए है वहाँ क्वेश्चंस ये खूब छपता है। तो स्टुअर्ट पिगॉड की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिका आपको याद रखना होगा मित्रों। क्वेश्चंस खूब पूछा जाएगा। स्टुअर्ट पिगॉड कहाँ से हैं, तो ब्रिटिश से हैं, यानी ब्रिटेन से हैं, यानी इंग्लैंड से हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता कहां से दिखाई देता है, जेरेक्को से दिखाई देता है। जेरेक्को आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है। तो भारत में मानव का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलेगा, मानव का, मानव मतलब मानव यानी आदमी, तो ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हाथनौर नामक स्थान से सबसे पहले मानव का साक्ष्य दिखाई देता है। अगला पॉइंट, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया। तो
पाषाणीय सभ्यता की जो खोज का कार्य है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाता है और रॉबर्ट्स ब्रूटफुट जो है, रॉबर्ट्स ब्रूटफुट इसके निर्देशन में होता है। रॉबर्ट्स ब्रूटफुट के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किया जाता है। भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या आता है आपका, अगला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग बंटते हैं, याद रखिएगा। इन तीनों भागों को खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? 3 भाग, एक तो आपका पूरा पाषाण काल होता है जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल जिसे हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं, तीसरा होता है नवपाषाण जिसे हम लोग उत्तर पाषाण कहते हैं। और इसका जो एज होता है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, कई जगह 4,000 ईसा पूर्व और कई जगह 3,000 ईसा पूर्व दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ऐसे डाटा खूब दिखाई देते हैं। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण 3 टाइप का बांटा जाता है। ये अध्ययन की दृष्टि के लिए बांटा जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है पहले से ही बताया है सब कुछ, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर पूर्व पाषाण काल को थोड़ा सा देखा जाए कि कौन कौन सा डाटा पूर्व पाषाण काल का पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो कहा जाएगा पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था। तो पहले प्रकृति की निर्मित गुफाएं, जैसे आपको चट्टान दिखाई दे जाए, मान लो कोई घास फूस, कोई पेड़ गिर गया हो, उसकी पत्तियां खूब उसके ऊपर लद गई हो, तो ऐसा जो गुफा दिखाई दे जाए, ऐसे जो है निर्मित गुफाएं दिखाई दे जाए, ऐसा जो है झाड़ियां दिखाई दे जाए, उसमें रहना स्टार्ट कर देता था पूर्व पाषाण कालीन का मानव। आगे कहा जाता है मानव सर्वप्रथम धरती पे कब और कहां आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा के पूछता है। ये माना जाता है कि अफ्रीका में आया था। प्लाइस्टोसीन कहा जाता है, यानी अत्यंत न्यूनतम वाला युग था। उस टाइम जो है अफ्रीका में सबसे पहले मानव धरती पे कदम रखता है। अब ये केवल और केवल अनुमान लगाया जाता है, हालांकि कोई फिक्स साक्ष्य नहीं दिया जाता। ये मान लिया जाता है कि जब मानव का अवकाश मिला था तो उस टाइम लगभग 14 लाख वर्ष पहले मिला था। 14 लाख वर्ष पहले, 14 लाख वर्ष पहले मिला था। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे खुदाई होती है, उसमें अवशेष मिलता है और उस अवशेष में मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पुराना। 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है कि इस स्थान का बोरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कौन सी गुफाएं हैं? तो आप देखेंगे अजंता भी पाई जाती है। अजंता जहाँ पे 30 गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। एलोरा वहीं पाई जाती है। एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं? 30 गुफाएं नहीं, 34 गुफाएं होती हैं बाबू। तीनों धर्मों से संबंधित एलोरा गुफाएं पाई जाती है। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में ही है। और बोरी नामक स्थान है जहां 14 लाख पहले का साक्ष्य दिखाई देता है कि मानव इस पृथ्वी पे था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, इसे पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा मित्रों, बहुत मजा आने वाला है। सुपर फास्ट रिवीजन इसीलिए इसका नाम दिया गया है। कह रहा है पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहां मिलते हैं? तो प्रस्तर यानी पत्थर के उपकरण सोहन नदी में मिलते हैं। सोहन नदी वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है, तो सोहन नदी के घाटी के किनारे, यानी सोहन नदी के किनारे जो घाटी है वहां पे पूर्व पाषाण युग का गोल पत्थर मिलता है। आगे, पूर्व पाषाण कालीन मानव था शिकारी और जो है खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता था। पूर्व पाषाण काल का जो मानव हुआ करता था, पूर्व पाषाण मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए कि जो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तक का डाटा है वो है आपका पूर्व पाषाण कालीन मानव। उस टाइम जो मानव रहता था शिकारी के भेष में रहता था और ज्यादातर अपने खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए जाना जाता था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थरों से बनाता था? तो मित्रों याद रखना, क्वार्टाजाइट पत्थर होता है, इससे मूल रूप से वो हथियार बनाता था और बहुत भद्दे हथियार रहते थे, यानी बहुत कुठार टाइप का होता था हथियार। इसका बहुत अच्छा नहीं होता था, शार्प नहीं होता था, धार नहीं होती थी, उस टाइप के हथियार का यूज करता था कौन सा मानव? पूर्व पाषाण काल का मानव। आगे बात करें, आगे कहा जाता है पूर्व पाषाण युगीन मानव में प्रमुख औजार और हथियार कौन से थे? तो हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी थी, क्लीवर थे और स्क्लैपर थे। स्क्लैपर भी था, क्लीवर भी था और हैंड एक्स भी थी। ये पूर्व पाषाण कालीन मानव के जो है सबसे बढ़िया वाले हथियार माने जाते थे। जैसे आज के डेट में आप जानते होंगे AK-47 हो या फिर अन्य कोई राइफल हो या फिर अच्छा वाला, और जो है अब तो न्यूक्लियर वाला मामला हो गया है, सब धमकी दे रहे हैं इधर के उधर, तो ये सब मामला हो गया। उस टाइम में सबसे बढ़िया वाला यही हाथ की कुल्हाड़ी सबसे बढ़िया वाला औजार माना जाता था। अगला पॉइंट आ रहा है, पूर्व पाषाण युगीन यानी मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? तो ये पूछा जाएगा मातृ देवी की हड्डी से प्रतिमा। भूमि की देवी को मातृ देवी कहा जाता है और ऐसी हड्डी से बनी हुई प्रतिमा कहां से मिली? तो बेलन घाटी से मिली। बेलन घाटी कहां पे है? पाकिस्तान में है, आप इतना तो जानते ही हैं, पाकिस्तान में स्थित है। वहीं से मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा प्राप्त होती है।
आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज कब और किसने की? तो रॉबर्ट्स ब्रुसफुट महोदय आते हैं 1863 ईस्वी में, खोजते हैं मद्रास के निकट खोजते हैं। पल्लावरम में कौन सा प्रस्तर का उपकरण मूल रूप से कौन खोजा? रॉबर्ट्स ब्रुसफुट खोजे। कब खोजे? 1863 में खोजे। कहां खोजे? मद्रास में खोजे। कहां पे? पल्लावरम में। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहां निवास करता था? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में कहां? तो अंगोला। अंगोला कहां पे है? चिंगलेपुट तथा कुडप्पा के पास स्थित है। वहीं पे दक्षिण भारत में मानव निवास किया करता था पूर्व पाषाण युग का। ये पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है। दक्षिण भारत में कहां पे? अंगोला, चिगलेपुट और कुडप्पा में निवास किया करता था। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्वार्टिजाइट मानव। इसीलिए कहा जाता है क्वार्टिजाइट पत्थरों का प्रयोग करके वो अपना जो है हथियार बनाता था। हथियार, तो हथियार भी उसी से बनाया है, हथियार भी उसी से बनाया है और मूल रूप से क्वार्टिजाइट मानव, इसीलिए उसे कहा भी जाता है। आगे बात करें तो आग का आविष्कार इसी काल में हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में? तो पूर्व पाषाण काल में दिखाई दे जाता है। पूर्व पाषाण के बाद मध्य पाषाण आता है, मेसोलिथिक आता है। मेसोलिथिक की अगर बात करते हैं, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का जो संक्रमण काल होता है वो मध्य पाषाण काल होता है। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले कब और किसके द्वारा दी जाती है? तो सीएल कार्लाइल महोदय आते हैं 1867 के आसपास इसे खोज देते हैं। किस वाले बेल्ट में? विंध्य वाले बेल्ट में, यानी जो है विंध्याचल वाले क्षेत्र में। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे रहे हैं? तो माइक्रोलिथिक रहे हैं, यानी छोटे छोटे औजार रहे, लेकिन थोड़ा सा सुडौला बढ़िया हो गया था। थोड़ा सा सुडौला और थोड़ा सा बढ़िया हो गया था, माइक्रोलिथिक औजार हो गए थे। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल का भारत का सबसे बड़ा वाला जो स्थल माना जाएगा वो भीलवाड़ा माना जाएगा। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है। जिले में, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बाघोर स्थान आपसे पूछा जाए कि किस काल का है? तो मध्य पाषाण काल का है। आपसे पूछा जाएगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल किस काल का है? तो आपको तुरंत लगाना होगा बाघोर यानी मध्य पाषाण काल। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम शवाधान, शवाधान मतलब होता है जलाने की प्रक्रिया, यानी कोई जो है शांत हो गया हो, शांत हो गए व्यक्ति को जो है जलाने की प्रक्रिया यानी दाह प्रक्रिया शुरू की गई किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में जो है 15,000 सालों का इतिहास होता है। आप जानते ही हैं कि ये 25,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 15,000 नहीं 10,000 ईसा पूर्व तक जाता है, यानी यहाँ 15,000 सालों का डाटा है। तो इसमें ही मानव को दाह प्रक्रिया के लिए उकसाया जाता है, यानी दाह करने की परंपरा यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ऐसा साक्ष्य दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है कि गुजरात में स्थित लांघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है, जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन, तो लांघनाज का जो उत्खनन कार्य है एच.डी. शंकालिया के द्वारा किया गया। एच.डी. शंकालिया ने कौन सा? गुजरात का एक स्थल होता है लांघनाज, उसको जो है क्या करने का काम करते हैं? खोजने का काम करते हैं, उत्खनन का कार्य करते हैं, यानी खुदाई करवाते हैं। आगे, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल में मिलते हैं? मानव का अस्थिपंजर जो दिखाई देता है मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर दिखाई देते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, अस्थिपंजर कहां पे? मानव के अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल का सबसे बढ़िया वाला नमूना माना जाता है। मातृ देवी का आपने हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहां देखी थी? बेलन घाटी में देखी थी। वो किस काल का था? पूर्व पाषाण काल का था। लेकिन यहां पे आपने जो मानव का अस्थिपंजर देखा मध्य पाषाण काल का डाटा है। आगे बात करते हैं। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुंडा वाला प्रतापगढ़ है, उसके सराय नाहर में मिलता है। मदहा स्थान है, सराय नाहर मदहापुर। आपसे खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस। मानव का अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहां पे? याद रखिएगा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। कभी कभी सराय नाहर रहता है, कभी कभी महदहा भी रहता है, मदहा या फिर महदहा। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? नाम दिया गया जिसका समय लगभग 50,000 नहीं 5,000 ईसा पूर्व का है। तो पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होता है और राजस्थान के बाघोर से भी प्राप्त हो जाता है। राजस्थान के बाघोर वही है जो सबसे बड़ा, सबसे पहला वाला भीलवाड़ा जिला पड़ता है ना, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, राजस्थान में भीलवाड़ा जिला पड़ता है और उसमें ही सबसे पहले मध्य पाषाण काल का स्तर पाया जाता है भीलवाड़ा के बाघोर में। तो वहीं पे सबसे पहले पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है, बाघोर और आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं। आगे आता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल की अगर बात करते हैं, कौन सा पॉइंट आपकी परीक्षा में बन सकता है? पूछा जा रहा है भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को है। डॉक्टर प्राइम रोज को नव पाषाण काल से खोजने का कार्य
दिया जाता है, यानी खोजने का काम इन्हीं के हाथों में आया था। आगे बात करते हैं, कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाणकालीन सबसे प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे प्राचीनतम और 7000 ईसा पूर्व की जो बस्ती प्राप्त होगी मेहरगढ़ से प्राप्त होगी। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान का बलूच वाला जो होता है, बलूच वाले जो है प्रांत में पाया जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती मानी जाती है, यानी बढ़िया वाला शहर माना जाता है। आज का समझ लो लखनऊ, उस टाइम का मेहरगढ़ बहुत फेमस रहा है। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है नवपाषाणकालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करता था? याद रखिएगा, नवपाषाण काल जब सबसे बढ़िया वाला एज आता है तो यहाँ पालिशदार पत्थरों का बना हथियार लगाता है, यानी बढ़िया वाला धार वाला कुल्हाड़ी रखता है अब अपने हाथ में। नवपाषाण काल में किन हथियारों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है? तो पत्थर की कुल्हाड़ी खूब ज्यादा नवपाषाण काल में चली है। आगे कहा जाता है मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो अस्थायी निवास यानी रहने का निवास स्थान, जैसे आज की डेट में आप जानते होंगे कि आपका घर होता है, घर का क्रमांक हो जाता है। आज की डेट में अगर जनसंख्या का जो है डाटा आता है तो उसमें आपका घर का नंबर भी अब हो रहा है, पहले शहरों में नंबर होता था। उस टाइप का अस्थायी निवास भी मनाने लगा था नवपाषाण काल का मानव। आगे नवपाषाण युगीन मानव जो है प्राचीनतम बस्ती में कहाँ प्राप्त होती हैं? तो मेहरगढ़ में ही प्राप्त होती हैं। मेहरगढ़ वही वाला बेल्ट है जहां अभी आपने देखा है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित था। तो मेहरगढ़ आपने तुरंत लगाया था आंसर क्या? मेहरगढ़ के लिए कौन सा? आदमगढ़ तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का बाघोर भी जानते हैं। मेहरगढ़ आप जानते हैं पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है और सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ ही। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक जो है गर्तावास आते हैं। गर्तावास मतलब गर्त मतलब होता है गड्ढा, गर्त मतलब होता है खाई। तो गड्ढा घर कहां से प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम और जो है गुफकलार, ये गुफकलार कहां पे है? कश्मीर प्रांत में स्थित है। तो गड्ढा घर, बुर्जहोम और जो है गुफकलार में पाए गए हैं। गड्ढा घर उत्तर भारत का नवपाषाण संस्कृति का अनेक उदाहरण पाया जाता है बुर्जहोम से और जो है गुफकलार से। याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहां से मिले? यानी हिरण के सींगों को कहां से पाया गया है? तो हिरण के सींगों की अगर बात हो तो चिरांद से पाया गया। चिरांद कहां पे है? आज की डेट में पटना वाला बेल्ट यानी नीतीश बाबू वाला बेल्ट, वहां से हड्डी के खूब ज्यादा जो है डाटा मिले हैं, लेकिन हिरण की सींगों की हड्डी। आगे कहा कि कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुत्ता मालिक के साथ जो है दफनाया गया हो बुर्जहोम में। आगे कहा जाए किस काल में मानव सर्वप्रथम कृषि कार्यों की जो है शुरुआत करता है? तो कृषि कार्य का जो डेटा आएगा वो नवपाषाण काल का मानव आएगा, इसीलिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। तो आपको पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या फिर उत्तर पाषाण देगा, आपको आंसर नवपाषाण या उत्तर पाषाण लगाना होगा। कृषि का कार्य करना उत्तर पाषाण काल नहीं, हाँ उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में स्टार्ट होता है। पहिए का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? पहिए का आविष्कार खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार होगा। कृषि का कार्य भी नवपाषाण काल में ही होता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का सबसे पुराना वाला जो साक्ष्य दिखाई देता है मेहरगढ़ से ही दिखाई देता है। डाटा याद रखिएगा। आगे कहा जाता है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी? तो सबसे पुरानी फसल गेहूं मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी फसल जौ मानी जाती है। ज्यादातर आंसर्स में गेहूं जो दोनों होता है, तो गेहूं आंसर्स लगाना होता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? आप जानते हैं चावल का सबसे बढ़िया वाला जो साक्ष्य दिखाई देता है, प्रयागराज वाले खुश रहे होंगे क्योंकि कुलवा डीहवा उन्हीं के पास है। कुलवा डीहवा में सबसे पुराना जो है चावल का साक्ष्य दिखाई देता है। नवपाषाण कालीन मानव कहां रहना स्टार्ट करता है? तो याद रखिएगा उसका जब जो है फिक्स अब स्थान होने लगा है, एक अच्छा डाटा होने लगा है, तो बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देगा। आगे कहा जाता है कि इस काल में मानव सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार करता है। तो मिट्टी के बर्तनों में जो है कार्य करना स्टार्ट करता है वो नवपाषाण काल में मानव करता है। आगे नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो प्रमुख केंद्र की अगर बात हो तो बेल्लारी लगाना। बेल्लारी वही वाला बेल्ट है कर्नाटका वाला, याद रखिएगा। नवपाषाण कालीन मानव एक जो है नवपाषाण कालीन मानव एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहां से प्राप्त करता है? गढ़ा हुआ गोल यंत्र मतलब हो गया एक गोल गोल यंत्र है और उसको जो है गढ़ाया गया है, यानी कुल मिला के सजाया गया है। ऐसा दृश्य कहां से दिखाई देता है? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है, उसकी उत्खनन से प्राप्त होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन जो है नवपाषाण काल मानव जो है किस नदी से गढ़ा हुआ यंत्र पाया गया? तो आपको लगाना होगा नर्मदा नदी। आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट आता है सर्वप्रथम किस काल में मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? सबसे पहले किस काल में मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो नवपाषाण काल मानव ने जो है चित्रकला का प्रयोग किया, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है गढ़ा हुआ गोल यंत्र प्राप्त होता है नवपाषाण काल में। सही जवाब आपको अगर 4 ऑप्शंस के बीच दिया जाए तो आप याद रखिएगा नवपाषाण कालीन या फिर मूल रूप से नवपाषाण काल को ही हम लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं, लगाना होगा।
आगे, पालिश लगाने की कला कहाँ से आरंभ होती है? तो पालिश लगाने की जो कला आरंभ होती है वो नवपाषाण काल से ही स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, उत्तर पाषाण काल मानो। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो चित्रकला की अगर बढ़िया उदाहरण की बात करें तो मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी लगाइएगा, ये तीनों डाटा बहुत बढ़िया है। आगे बात करते हैं, आगे आ ही गया अब भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, और केंद्रों में बहुत सारे नाम आएंगे। केंद्रों में सबसे पहला नाम मिर्जापुर का आता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का है। किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में बढ़िया वाला चित्र मिलता है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर आप देखें तो सबसे पहले भिल्डरिया वाला बेल्ट देखिएगा, भिल्डरिया मिर्जापुर में ही है। घायल सुअर का बहुत बढ़िया दृश्य है, ये आपका घायल सुअर है। कहां से पाया गया है? कि आपके भिल्डरिया से पाया गया, यानी भल्डरिया, भल्डरिया कहो या फिर भिल्डरिया कहो। खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है। भिल्डरिया उत्तर प्रदेश क्या मिला है? आपको लगाना है घायल सुअर का दृश्य है, देख लीजिए ये सुअर और ये घायल दृश्य। आगे कहते हैं, आगे बात आती है डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीनतम मानव निवास स्थल माना जाता है। 1911 में इसका खोज होता है, डीएल ड्रेक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पुराना मानव इसी स्थल में जो है निवास करता था, इसीलिए कहा जाता है सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा? तो आपको तुरंत उत्तर प्रदेश लगाना होता है। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो भारतीय गुफा चित्र जो पाए गए हैं उन्हें विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चंस खूब पूछा जाएगा विंध्याचल कैमूर पहाड़ियों की घाटियों में स्थित डाटा, तो आपको मिर्जापुर लगाना होगा तुरंत आंसर्स। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र तीर्थ स्थल कौन सा है? तो विंध्याचल है। आप जानते हैं विंध्याचल को यूपी गवर्नमेंट यानी योगी गवर्नमेंट खूब ज्यादा प्रमोशन भी दे रही है। विंध्याचल हो या फिर अयोध्या हो या फिर आप देखते होंगे काशी मथुरा हो या फिर अन्य जो है नैमिष है, नैमिषारण, ऐसे छोटी काशी है, ऐसे आप जानते होंगे काशी है, सभी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है मिर्जापुर के कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? क्वेश्चंस पूछा जाता है तो 100 गुफा लगाना होगा। 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय में है? तो सबसे ज्यादा जो विषय दिखाई देगा आखेट दिखाई देगा। मिर्जापुर वाले में आखेट ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाथ से छापे उत्तर प्रदेश के जो है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिलालेखों में दिखाई देते हैं? तो हाथ के छापे जो दिखाई देते हैं वो सिरोहो घाट में दिखाई देते हैं। सिरोहो घाट में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में सिरोहो घाट में मिर्जापुर वाला बेल्ट होता है, मिर्जापुर में स्थित है सिरोहो घाट। और हाथ का छापा कहाँ? तो आपसे पूछा जाएगा तो दिया जाएगा भिल्डरिया में है कि सिरोहो घाट में है, कि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जैसे दे दे बेल्लारी में है, सिरोहो घाट में है, सिंघनपुर में है या फिर कहाँ है? तो आप तुरंत लगाइएगा कि हाथ के छापे वाला जो शिला चित्र है वो सिरोहो घाट मिर्जापुर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? अभी जस्ट आपने घायल सुअर का बढ़िया वाला दृश्य भी देखा है, भिल्डरिया मिर्जापुर में प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, ये प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिला दी? तो ये है A.H. बाउंड्रिक की पुस्तक जिसका नाम है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। और प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में A.H. बाउंड्रिक ने घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेकर के सामने आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आ जाएं, उन पुस्तकों को देख लीजिएगा। राइटर एकदम बिल्कुल घोर के पी जाना है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक किसने लिखी? 1967 में डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा लिखी जाती है। अगला पुस्तक राग पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स की बात हो, 1936 में लिखी जाती है, D.H. गार्डन साहब लिखते हैं। अगला पुस्तक आता है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, 1958 में एक डाटा लिखा जाता है एलन हार्टक बाउंड्रिक के द्वारा, यानी A.H. बाउंड्रिक के द्वारा 1958 में प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक लिखी जाती है। अगला नाम आएगा चौथी पुस्तक आती है प्रीहिस्टोरिक इंडिका, 1950 की रचना है, स्टुअर्ट पिगॉट की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पांचवा नाम आएगा अवर हेरिटेज इन आर्ट, 1952 की रचना है और मूल रूप से असित कुमार हालधार के द्वारा लिखी जाती है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां नाम आएगा इंडियन पेंटिंग का, 1929 की रचना है, पर्सी ब्राउन की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। आगे बात करते हैं, अगला नाम आएगा मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र है मूल रूप से कौन से काल का है? उत्तर पाषाण काल का माना जाता है। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल मतलब तुरंत याद आना चाहिए, उत्तर पाषाण काल हम लोग उसे कहते हैं जिसका नाम नव पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है मिर्जापुर से प्राप्त शैलकृतों में मुख्य रंग कौन सा है? तो मिर्जापुर से जो डाटा प्राप्त होता है, जो चट्टान प्राप्त होती है, चट्टानों पर जो चित्रण प्राप्त होता है वो लाल रंग का
उतना ज्यादा दिखाई देता है, याद रखिएगा। आखेट इसका मुख्य विषय होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आ रहा है कि मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। अगर नृत्य का दृश्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो लिखुनिया में दर्शाइएगा, लिखुनिया में। भिल्डरिया में तो घायल सुअर है, नृत्य का दृश्य लिखुनिया में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट स्थल कौन सा है। तो बिडम्ब है, बिडम्ब जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। कैसा है? पिकनिक स्पॉट स्थल है बिडम्ब, और बिडम्ब जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में है। अगला पॉइंट, घोड़मागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों में है। तो याद रखिएगा घोड़मगर भी पूछे तो आपको लगाना होगा मिर्जापुर, मिर्जापुर में ही घोड़मगर भी स्थित होता है। आगे बात करते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर आपने नहीं देखा होगा, सिंघनपुर की खोज जो है 1910 के आसपास की जाती है एंडरसन के द्वारा। डब्ल्यू एंडरसन नाम याद रखिएगा। अभी आपने डब्ल्यू एंडरसन के बारे में देखा था? नहीं देखा था। आपने डीएच गार्डन के बारे में देखा था, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जिन्होंने की थी। आगे सिंघनपुर स्थित कहाँ पे है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, रायगढ़ रियासत में आता है, माठा नदी के तट पे है। पूर्व में यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश को काट करके ही किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक जो है गुफा बहुत फेमस है जिसका नाम होता है कौन सा? सीता बेगड़ा। अच्छा, सीता बेगड़ा कहाँ बाबू? जोगी मारा भी वहीं पे है, ऐसे सिंघनगढ़ भी वहीं पे। आगे बात करते हैं कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। तो कंगारू का जो चित्र प्राप्त होगा सिंघनपुर के गुफा से ही प्राप्त होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेद करते हुए आखेटकों की मनमोहक दृश्य कहाँ दर्शाया गया। ये मनमोहक दृश्य नहीं हो सकता, बहुत जो है मार्मिक दृश्य हो सकता है। जंगली सांड हो, उसको पकड़ रहे हैं, बर्छी मार रहे हैं, उसको ऐसा दृश्य दर्शाया गया है सिंघनपुर में। सिंघनपुर कहाँ पे है आप जानते हैं? डब्ल्यू एंडरसन 1910 में जिसे खोजते हैं कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, वहीं से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है एक घायल भैंसा तीरों से बंधा हुआ है, दम दहाड़ता रहा है, यानी दम तोड़ रहा है। ऐसा चित्र मूल रूप से चारों ओर भाला लिए हुए शिकारी भी दर्शाए गए हैं। एक तो भैंसा मर रहा है यानी बिल्कुल कराह रहा है, उसके साथ में शिकारी भी चारों साइडों से भाला लिए हुए हैं। ऐसा दृश्य कहाँ? तो ऐसा मार्मिक दृश्य जो है सिंघनपुर में दर्शाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला कह रहा है छेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए। तो छेपांकन की जो है रचना है वो सिंघनपुर में ही सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सिंघनपुर का एक डाटा बहुत फेमस है शिकारी, और ये आपका शिकारी दृश्य रहा। देख लीजिए इधर शिकारी सब दिखाई दे रहे हैं, बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, धनुष बाण है। कोई इधर देखो धनुष बाण लिए है, कोई बर्छी लिए है, कोई भाला लिए है, कोई धनुष बाण लिए है, कोई कुछ लिया तो कोई कुछ लिया, यानी शिकार की मुद्रा में सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। शिकारी दृश्य कहाँ का है? याद रखिएगा जो है सिंघनपुर छत्तीसगढ़, यानी सिंघनपुर गुफा का शिकारी दृश्य बहुत फेमस है। आगे हम लोग बात करें तो आगे पंचमढ़ी आता है। पंचमढ़ी की अगर बात करते हैं तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी का एक बहुत फेमस डाटा शहद एकत्रित करता हुआ आदिमानव, देख लीजिए शहद को एकत्र कर रहा है। ये है शहद का छत्ता और ये है आदिमानव जो इसका थैला इसमें एकत्र कर रहा है। ऐसा दृश्य कहाँ पे? तो ऐसा दृश्य पंचमढ़ी में दिखाई देता है। कहाँ पे? पंचमढ़ी में दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी वही जिसे जीआर हंटर 1932 में खोजते हैं, और एच गार्डन नाम दिया जाएगा। डीएच गार्डन कब खोजते? तो 1936 में खोजते हैं, वही है पंचमढ़ी। देख लीजिए बाबू, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछा जाता है पंचमढ़ी की खोज। तो सबसे पहले डॉक्टर जीआर हंटर लगाइएगा, 1932 में खोज देते हैं। जब जीआर हंटर ऑप्शंस में ना हो तब डीएच गार्डन लगाइएगा, 1936 में खोजते हैं। अगला पॉइंट आएगा स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ पे शिला चित्र है। तो शिला चित्र की अगर बात हो तो पंचमढ़ी लगाइएगा। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ पे शिला चित्र है? तो पंचमढ़ी में पाए जाते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है। आगे बात करेंगे, आगे आता है घरेलू तथा सामाजिक जीवन। घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, या फिर शहद एकत्रित करते हुए, या फिर घुड़सवार योद्धा, या फिर वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, या फिर शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया। तो ये सब के सब डाटा आपको पंचमढ़ी में दिखाई दे जाएंगे। पंचमढ़ी वही जिसको 1932 में जीआर हंटर और डीएच गार्डन 1936 में खोजते हैं। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं सहस्त्र युद्ध का दृश्य कहाँ दिखाई देता है? पंचमढ़ी में दिखाई देता है। सबसे पहले धनुर्धारों का चित्रण कहाँ दिखाई देता है? पंचमढ़ी में दिखाई देता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, पूछा जाता है पंचमढ़ी के चित्र ज्यादातर किस रंग से। अभी आपने देखा पंचमढ़ी के चित्र जो है सफेद रंग से, जबकि आपने मिर्जापुर वाला बेल्ट देखा था, और मिर्जापुर में जो ज्यादातर चित्र दिखाई देते थे किससे? लाल रंग से दिखाई देते थे। खूब क्वेश्चंस बनता है बाबू, इसे याद रखिएगा। पंचमढ़ी का चित्र किससे? सफेद रंग से। मिर्जापुर का चित्र किससे? लाल रंग से। ठीक है।
द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स डीएच गार्डन की पुस्तक है। अभी आपने देखा रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 की रचना है। किसने लिखा था? डीएच गार्डन ने लिखा था। अगला पॉइंट, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पुतरी 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 कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को। आगे बात करते हैं सितार वादक और गदर्भमुख देवता की अगर बात हो, कहाँ का चित्र है? तो सबके सब पंचमढ़ी के लश्करिया वाले खोह में पाए जाते हैं, चाहे गदर्भमुख देवता पूछे चाहे सितार वादक पूछे, दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी की हैं। पंचमढ़ी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का डाटा बहुत फेमस हो जाता है। ये बात थी पंचमढ़ी की, जहां से शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव को बहुत बढ़िया दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद भी आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस पूछ रहा है, खूब अच्छा क्वेश्चंस पूछता है। होशंगाबाद वही है जिसको खोजने का काम 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। होशंगाबाद किस नदी के तट पे है? नर्मदा नदी पे। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हिस्सा है। सही जवाब आपको नर्मदा नदी के साथ देना होगा। आगे हम लोग बात करें तो एक दृश्य आपको होशंगाबाद का हम दिखाते हैं, जिराफ समूह। जिराफ समूह मतलब जिराफों का खूब ज्यादा झुंड आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये देखिए, लंबी लंबी खूब ज्यादा इसकी जो है गर्दनें हैं। इस साइड से जिराफ, इस साइड से जिराफ, इस साइड से जिराफ आपको खूब दिखाई दे रहा है, तो इसे जिराफ समूह कहा गया है। कहां से प्राप्त होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिराफ समूह प्राप्त हुआ है आपको होशंगाबाद दे दे, पंचमढ़ी दे दे, सिंघनपुर दे दे और दे दे कि जो है बांदा से प्राप्त हुआ है। आपको सही जवाब क्या लगाना होगा? मनोरंजन घोष का 1922 में जो खोज हुआ जो होशंगाबाद, वही आपको सही जवाब देना होगा, यानी होशंगाबाद से जिराफ समूह प्राप्त हुआ है। सही जवाब होशंगाबाद लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं और होशंगाबाद से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है? हो सकता है आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे, तो आप जानते ही हैं कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं होशंगाबाद किस प्रदेश में है? अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में स्थित है। सही जवाब मध्य प्रदेश लगाइएगा मित्रों। आगे बात करते हैं, आगे कहा रहा है कि होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र प्राप्त होता है किस काल का है? तो आप जानते हैं जब होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा सब पड़ता है प्रागैतिहासिक स्थल का, तो ये भी चित्र आपको प्रागैतिहासिक काल का ही लगाना होगा। ये भी प्रागैतिहासिक काल का ही लगाना होगा। अब थोड़ा सा नाम देख लें, जैसे प्रागैतिहासिक स्थल खूब हुए हैं, सबके खोजकर्ता अलग अलग हैं। इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिर्जापुर का क्षेत्र हो तो कैमूर पहाड़ी में स्थित है, कार्लाइल साहब इसे खोजते हैं, 1880 का डाटा है। ऐसे बेल्लारी की बात हो, बेल्लारी जो है एफ फासेट खोजते हैं, 1892 का डाटा है। सिंघनपुर की अगर बात हो, CW एंडरसन खोजते हैं, 1910 में खोजते हैं। पंचमढ़ी की बात हो, डीएच गार्डन, अभी आपने देखा पंचमढ़ी डीएच गार्डन, GR हंटर 1932 में, GR हंटर 1932 में खोजते हैं। डीएच गार्डन 1936 में खोजते हैं, दिया गया है। आगे भीमबेटका की बात हो, BS वाकाड़कर 1958 में खोजते हैं। होशंगाबाद की बात हो, मनोरंजन घोष 1922 में खोजते हैं। टाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे बांदा, तो बांदा आप जानते हैं CS सिल्वारेड खोजते हैं, और बांदा उत्तर प्रदेश वाला ही बेल्ट होता है। CS सिल्वारेड कब खोजते हैं? 1907 के आसपास खोज देते हैं बांदा को भी। जिराफ समूह का ग्रुप जो है कहाँ मिलता है? तो जिराफ समूह का जो गुफा है वो होशंगाबाद से ही प्राप्त हुआ है। खूब डाटा पूछा जाता है। पूछा जाए होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में दोहरी रेखाओं में जो महामाहिस की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? होशंगाबाद का महामाहिस कितना लंबा चौड़ा है? 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है। 10:6 के रेशियो में महामाहिस है, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद कहाँ पे है? होशंगाबाद मनोरंजन घोष खोजते हैं, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें, आगे कहा जा रहा है होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो शिलाश्रयों की संख्या है 1 दर्जन यानी 12। आगे गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव कृति के नीचे मयूर का अंकन कहां से हुआ है? तो गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृतियां के नीचे मयूर का जो अंकन दिखाई देता है होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में मिला है। आगे बन देवी का सुंदर चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो बन देवी का बढ़िया वाला चित्र होशंगाबाद से ही प्राप्त होता है। होशंगाबाद मतलब मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आगे 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो विशाल हाथी जो पाई जाती है होशंगाबाद से ही पाई जाती है, याद रखिएगा। होशंगाबाद का नाम जैसे कंप्लीट हो भीमबेटका पढ़ना स्टार्ट करिएगा। भीमबेटका को खोजने का जो काम होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के एक प्रोफेसर साहब हैं, नाम होता है VS वाकाड़कर, 1958 में खोजते हैं। सन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है भीमबेटका गुफा की खोज का कार्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने भारत सरकार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं कि भीमबेटका को खोजने का काम किसका रहा? BS वाकाड़कर का रहा। कब रहा? 1958 में रहा। इन्हें जो है इसके लिए पुरस्कृत किया गया और पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया, यानी चौथा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भारत सरकार का 1975 में इन्हें दिया जाता है।
आगे बात करते हैं, आगे आता है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आप जानते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है और रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। भीमबेटका वही है जिसको वी एस वाकाड़कर साहब 1958 में खोजते हैं, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका से एक शिकार नृत्य पाया जाता है, ये आप देख लीजिए, ये शिकार का नृत्य है। कहाँ से प्राप्त हुआ है शिकार का नृत्य? ये डाटा याद रखिएगा, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से शिकार का नृत्य दिखाई देता है। इधर सब शिकारी दिखाई देते हैं, इधर आपका एक डाटा दिखाई दे रहा है, यानी इसको शिकार कर रहे हैं, ऐसा नृत्य लोग कर रहे हैं। इधर 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 आप देख रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ झूम रहे हैं सब, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आता है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका किस शहर के पास? भोपाल के पास स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। विंध्याचल की पहाड़ियों में एक डाटा और अभी आपने देखा था, मिर्जापुर भी स्थित है, मिर्जापुर भी स्थित है। आगे भीमबेटका क्या है? क्वेश्चंस खूब पूछा गया है, पहाड़ी 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 लगाना होगा, स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चंस खूब छपा है प्रीवियस ईयर का। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में जो चित्र पाए जाएंगे वो भीमबेटका में ही पाए जाएंगे। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं होती हैं? याद रखिएगा, पहाड़ियों की संख्या है 600 और इसमें कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो चित्रों की संख्या है 275। आपने मिर्जापुर में देखा था 100 चित्र पाए जाते थे, मिर्जापुर में 100 चित्र, भीमबेटका में 275 सबसे ज्यादा, इसीलिए कहा जाता है भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। आगे कहा जाता है कि इस गुफा को जुराक शेल्टर कहा जाता है। जुराक शेल्टर भी भीमबेटका को ही इसीलिए कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा में चित्र हैं, सांप्रदायिक सभा से संबंधित चित्र खूब ज्यादा दिखाई देते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। आगे बात करें, अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, तो जंगली हाथी हो, जंगली सांड हो और बाघ हो, इस सब के सब डाटा पूरा पाषाण काल के हैं और कहाँ पे? भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका वही जिसको रायसेन जिले के पास देखा जाता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है, जिसको खोजने का काम बी एस वाकाड़कर साहब 1958 में करते हैं। 1958 का सन भी इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो शैल चित्र मतलब चट्टानों के चित्र दीवारों और छतों पे दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे ज्यादा कौन सा रंग? अभी रंग आपने देखा तो लाल या गेरुआ रंग खूब आ रहा है। भीमबेटका में भी गेरुए रंग का प्रयोग खूब किया गया है। भीमबेटका में गेरुआ रंग, भीमबेटका से पहले आपने देखा था कौन सा बेल्ट? आप जानते हैं कि आपने देखा था मिर्जापुर वाला बेल्ट, और वहां पे भी लाल रंगों का खूब ज्यादा प्रयोग हुआ था। जबकि सफेद रंग आपने कहा देखा था? पंचमढ़ी का जो क्षेत्र था, पंचमढ़ी 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 मतलब तुरंत याद आना चाहिए, जी.आर. हंटर खोजते हैं 1932 में, डी.एच. गार्डन खोजते हैं 1936 में, वो है पंचमढ़ी, वहां सफेद रंग का प्रयोग खूब ज्यादा हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है? तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। भीमबेटका, लखनदियारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी। आगे बात करें तो प्रमुख स्थल हैं और उसके जो है स्थान है, जैसे घायल सुअर का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो घायल सुअर के लिए आपको लगाना होगा भिल्डर या मिर्जापुर। महामाहिस कहाँ से मिलता है? आदमगढ़, होशंगाबाद। गैंडे का खेत कहाँ दिखाई देता है? घोड़मगर, मिर्जापुर। पहिएदार गाड़ी कहाँ दिखाई देती है? बिडम है, बिडम वही है मिर्जापुर का जो है कौन सा स्थल? पिकनिक स्पॉट स्थल। आगे बात करते हैं, बारासिंघी का आर्केड कहाँ दिखाई देता है? तो लिखुनिया, मिर्जापुर लगाइएगा मित्रों। जबकि मयूर का अगर दृश्य पूछ ले तो आपको आदमगढ़, होशंगाबाद लगाना होगा। ऐसे आगे आपसे पूछता है कि आदिमवन देवी का दृश्य कहाँ दिखाई देता है? तो आदिमवन देवी अगर बात करें तो आदमगढ़, होशंगाबाद ही लगाइएगा। घायल भैंसा की अगर बात करते हैं तो सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ आपको लगाना होगा घायल भैंसा दृश्य के लिए। जिराफ समूह की अगर बात होती है तो आदमगढ़ पहाड़ी लगाइएगा, होशंगाबाद में स्थित है। जबकि कंगारू का दृश्य अगर पूछा जाए तो सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ में आपको लगाना होगा। हाथी का शिकार की अगर बात करते हैं तो लिखनुया में है, मिर्जापुर में है, याद रखिएगा हाथी का शिकार। जबकि निकार दृश्य की अगर बात करते हैं तो शिकार दृश्य भी भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा था शहद एकत्रित करते हुए, तो ये पंचमढ़ी का क्षेत्र होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी से डाटा प्राप्त होता है। जबकि बात करते हैं अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़, तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ की अगर बात करते हैं तो ऐसे सैनिक का युद्ध कहाँ दिखाया गया है? बोरी गुफा में दिखाया गया है। कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी वही है जिसे जो है डी.एच. गार्डन साहब खोजते हैं, कब? 1936 के आसपास खोजते हैं। ये सब नाम तो हो गए आपके थोड़े से प्रागैतिहासिक स्थलों से कौन सा डाटा पाया गया। इसके बाद चक्रधरपुर के बारे में आपको देखना होगा। चक्रधरपुर थोड़ा सा डाटा पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ पे है? चक्रधरपुर बिहार में है, नीतीश बाबू वाले बेल्ट में है। लेटी व शिकार करती हुई मानव कृतियों को क्या अंकित करते हुए दर्शाया गया है? तो लेटी और शिकार करती हुई
लेटी है, आराम से सैन्य मुद्रा में है और शिकार कर रही है, ऐसी मानव कृतियां कहाँ दर्शाई गई हैं? चक्रधरपुर में ही दर्शाई गई हैं। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हालधर ने कितने वर्ष पहले का बताया? चक्रधरपुर से जो डाटा प्राप्त होता है 3000 ईसा पूर्व का असित कुमार हालधर जी बताते हैं, जो 1925 में कहाँ के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं? लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि चक्रधरपुर से जो डाटा दिखाई दे रहा है वो 3000 ईसा पूर्व का है। ये तो चक्रधरपुर की बात हो गई। बिल्ला सरमगंज की अगर बात करते हैं तो बिल्ला सरमगम की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का डाटा होता है, जैसा इसका नाम है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। बिल्ला सरम गुफा किस राज्य में? तमिलनाडु में। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है बिल्ला सरंगम, ठीक है। बिल्ला सरंगम की अगर बात हो तो आंध्र प्रदेश लगाइएगा। हड्डियों से बना जो है हथियार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड्डियों से बना हुआ हथियार भी बिल्ला सरंगम यानी आंध्र प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जादू के प्रचलन के लिए जो अनेक प्रतीक चिन्ह प्राप्त किए गए हैं, ऐसा चित्र दिखाई देता है बिल्ला सरंगम से ही। बिल्ला सरंगम मतलब आंध्र प्रदेश ही आपको लगाना होगा। अगला पॉइंट ये बहुत पूछा जाता है, बेल्लारी दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है? ये पॉइंट इतनी बार छपा है, बेल्लारी बेल्लारी बेल्लारी, और यही पॉइंट सबसे पहला पॉइंट, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए आना जाता है? तो आपको बेल्लारी लगाना होता है। बेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। सन 1992 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? तो बेल्लारी के शैलीय चित्रों को एफ फासेट महोदय ने 1892 में यानी 1892 में खोजा था। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र रहा है, तो उत्तर पाषाणकालीन मानव का जो निवास केंद्र रहा है वो बेल्लारी ही रहा है। आगे पॉइंट कह रहा है कि जादू के विश्वास से सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित होते हैं? बेल्लारी में ही अंकित होते हैं। 6 कोणों का सितारा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी बेल्लारी का ही बढ़िया वाला नमूना माना जाता है। कौन सी गुफा स्पेन की कोंगुल गुफा के आदिम चित्रकला के समान मानी जाती है? तो कोंगुल गुफा कहाँ की है? स्पेन की है। स्पेन की कौन सी गुफा कोंगुल के समान है? तो आप जानते हैं भारत की वह गुफा बेल्लारी है जो बिल्कुल कोंगुल के समान मानी जाती है। ये तो बात थी आपके बेल्लारी की। बेल्लारी के बाद रायचूर, फिर वायनाड का लटकाल, जहाँ वायनाड वही जहाँ राहुल गांधी मूल रूप से सांसद होते हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। रायचूर पूरा अगर देखें तो रायचूर की अगर बात करते हैं सन 1955 में रायचूर की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज होती है। लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदी आते हैं श्री और श्रीमती आल्चिन, तो आल्चिन महोदय मूल रूप से रायचूर को खोजते हैं। कब खोजते हैं? 1955 के आसपास खोजते हैं। आल्चिन दाम्पत्य ने रायचूर में जो है प्राप्त चित्रों को कितना समय का बताया है? तो 3000 ईसा पूर्व का रायचूर का चित्र दर्शाया जाता है। रायचूर का चित्र जो है आल्चिन महोदय बताते हैं कि 3000 ईसा पूर्व का है। ऐसे अभी आपने देखा होगा कि 3000 ईसा पूर्व का डाटा एक और पूछा गया। कौन सा पूछा गया था? चक्रधरपुर का पूछा गया था, और चक्रधरपुर में असित कुमार हालधर ने बताया था कि 3000 ईसा पूर्व का यह डाटा चक्रधरपुर वाला है। आगे बात करते हैं वायनाडकल के अडकल की। हो सकता है एक क्वेश्चन अडकल से आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है। वायनाडकल अडकल प्रागैतिहासिक गुफा है, कहाँ की है? केरल की। वायनाडकल के अडकल गुफा की खोज मूल रूप से कब और किसने की? 1901 ईस्वी में एफ फासेट ने खोजा है। एफ फासेट थोड़ा सा फेमस नाम हो जाता है। कई गुफाओं को खोजने का काम एफ फासेट के अंडर में आ जाता है। एफ फासेट ही हैं, आप जानते हैं। 1892 में खोजते हैं। 1892 में क्या खोजते हैं? 1892 के आसपास बेल्लारी को भी खोजते हैं एफ फासेट ही, ठीक है। बेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ से अंकित होते हैं? तो वायनाडकल के अडकल से ही बेल्लारी के समान ही डाटा दिखाई देता है। बेल्लारी का खोज भी एफ फासेट ने किया है, और वायनाडकल के अडकल को भी एफ फासेट ने 1901 के आसपास खोजा है। आगे कह रहा है मनुष्य को सिर पर टोपी पहने, मनुष्य को सिर पे टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया? तो मनुष्य को सिर पे टोपी पहने वायनाडकल के अडकल में ही दर्शाया गया है। वायनाडकल के अडकल में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, वायनाडकल के अडकल। अगला पॉइंट आ रहा है कोटा राजस्थान का। कोटा राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कोटा राजस्थान से जो क्वेश्चंस पूछा जाए, एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कोटा राजस्थान से भी दिखाई दे जाए। कह रहा है राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के स्थित जो है अलनरिया नदी घाटी, अलनरिया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस काल के हैं? तो ऐसा शिलाश्रय चित्र जो है प्रागैतिहासिक स्थल के माने जाते हैं। कोटा राजस्थान वाला भी हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अलनरिया घाटी के जो है अलनरिया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस रंग से निर्मित है? तो याद रखिएगा, अगर रंग पूछे तो आपको गेरुआ रंग लगाना होगा। गेरुआ या फिर लाल रंग भी दिखाई दे जाता है, तो लाल भी लगा सकते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा राजस्थान का एक शैल चित्र देख लीजिए। यह है आपका भीलवाड़ा राजस्थान का चित्र, बहुत फेमस चित्र है, हो सकता है आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, राजस्थान के कोटा में स्थित अलनरिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अलनरिया नदी घाटी का जो चित्र है उसको कहा जाता है सीता जी के मंडपो, सीता जी के मांडो, ऐसा दृश्य माना जाता है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है हिरण, शेर,
भालू, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्र जो है मानवाकृतियों के चित्रों को बहुलता से अंकन मिलता है। कहाँ पे? तो अल्लरिया नदी के शिलाश्रयों में ऐसा दृश्य दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियां। तो प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? तो उस काल में उसके चित्र बनाने के पीछे भय था, जादू था, टोना टोटका था, चिर स्मृति था, विजय था आदि की भावना खूब बढ़िया से निहित मानी जाती है, ऐसा उद्देश्य बताया जाता है। और ये पॉइंट खूब पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है। तो याद रखिएगा, परिलक्षित होने की बात हो तो आदि मानव का दैनिक जीवन यहाँ दिखाई देता है। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या कैसी रही है? तो पशु को मार करके खाना और उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन करना, उल्लास में नर्तन गायन भी करना, थोड़ा सा बढ़िया वाली दिनचर्या बताई जाती है प्रागैतिहासिक काल के मानवों की। गुहावासी मानव की अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की गई है? तो स्वास्तिक बनाया जाता था, षटकोण दर्शाया जाता था और जो है अंकों और रेखाओं को भी दर्शाया गया है। आप जानते हैं 6 कोणों का सितारा बेल्लारी से प्राप्त हुआ है, तो ये सब षटकोण का ही तो डाटा है, ये सब प्रागैतिहासिक स्थल के डाटा है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता भी दिखाई देती है, मौलिक उद्भावना भी दिखाई देती है, स्वच्छंदता भी है, शक्तिमत्ता भी है और प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य को भी बहुत अच्छे से प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही हैं। तो भावना रहा है, संवेग रहा है, भक्ति की जो है अभिव्यक्ति की लालसा है, विजय है, जादू टोना भी प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय की। विषय कौन कौन से रहे हैं? जैसे आप देखें तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो प्रधानता रही किस विषय की? आखेट की। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय वस्तु क्या रहे? तो पशु, मानव और पक्षी भी इसके विषय वस्तु बने हैं। प्रधान विषय कौन सा रहा? आखेट रहा। प्रागैतिहासिक मानव के किन पशुओं का अंकन है? तो हिरण भी है, बारहसिंगा भी है, महिष भी है, गैंडा भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, खरगोश भी है और सूअर भी दर्शाया गया है, लेकिन कहीं गाय का अंकन नहीं दिखाई देता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तब यहाँ गाय आंसर्स लगाना होता है। आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो सबसे ज्यादा हिरण दर्शाया गया है, उसके बाद बारहसिंगा का अंकन प्रागैतिहासिक काल में खूब हुआ है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? तो पक्षियों में आपको मयूर लगाना होगा। और पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन खूब दिखाई देता है? तो पारिवारिक दृश्यों में सहचर है, सहनर्तन है, प्रसाधन है, शिशु पालन है, पशुपालन है, भोजन है, गृहच्छादन है, जल संचय है, अपहरण है और कामचर्या को पारिवारिक दृश्यों के रूप में बहुत बढ़िया से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है। प्रवृत्ति कौन सी नहीं दिखाई गई? स्त्रियों की प्रवृत्ति प्रागैतिहासिक काल के आखेटों में नहीं दर्शाई गई है। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है, नृत्य कला का जो आरंभ है प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। वाद्य यंत्रों का अंकन कहाँ मिलता है? तो वाद्य यंत्रों में ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री और गिटार की अगर बात हो, सब के सब प्रागैतिहासिक काल के वाद्य यंत्र माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया? तो पीपल को बहुत बढ़िया से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे पॉइंट आता है सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? नाम दिया गया, सर्प का ही अंकन नहीं है। अगला पॉइंट, प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो स्वास्तिक बनाने का काम प्रागैतिहासिक काल में आता है। अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल के मानव, पशु, पक्षी तथा आकृतियों को किस शैली के माने जाते हैं? तो आलंकारिक लोक शैली का ये डाटा दिखाई देता है, अलंकारिक लोक शैली का है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो लोक कला का आरंभ प्रागैतिहासिक काल का ही बढ़िया वाला नमूना है। अगला पॉइंट, आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया, पशुपालन को दर्शाया, कृषि जीवन के अंतर्गत बैलगाड़ी बनाई, नौका विहार दर्शाया और जो है मधु संचयन, मधु मतलब होता है शहद, शहद को एकत्रित करने का दृश्य भी आदिकालीन मानवों ने बहुत बढ़िया से दर्शाया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो अगर अभिव्यक्ति की बात हो तो भय दिखाइए, साहस दिखाइए, संवेग दिखाइए, धर्म दिखाइए। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में अभिव्यक्ति भय, साहस, संवेग और धर्म का बहुत बढ़िया से हुआ है। आगे
प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचय मिलता है। तो क्या संचित होता है? प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास यहाँ संचयित है, यानी दिखाई दे रहा है, एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा दिखाई देता है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताओं की अगर बात हो तो कौन कौन सी विशेषताएं बहुत बढ़िया रही हैं? जैसे आप देखें, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांशतः चित्र बनाए जाते हैं तो रेखाओं पे बहुत खास ध्यान दिया जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता किसकी है? रेखा की। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्र कैसे हैं? गेरुआ यानी लाल रंग के हैं। आगे कहा जाए तो आदि मानव लोग शिलाश्रयों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव खनिज रंग का और उसके साथ साथ भूमिज रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किए। आगे, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रयोग प्रचुरता से करते रहे हैं? तो हिरौंजी रंग खूब लगाए हैं, रामराज खूब लगाए हैं और खड़िया भी लगाए हैं। तो गेरुआ तो लगाए ही हैं, हिरौंजी, रामराज और खड़िया का प्रयोग भी आदिकालीन मानव खूब बढ़िया से अपने चित्रों में किया करते थे। आगे बात करते हैं, कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। तो प्रागैतिहासिक काल में जो रासायनिक रंग होते हैं उसका प्रयोग कोयला और काजल के रूप में खूब ज्यादा हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते थे तो गेरुआ और चारकोल से ही बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के सामान्यतः जो चित्र बनाए जाते थे। आगे, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। आकृतियों के निर्माण में सीधी रेखा का प्रयोग है, वक्र और आयत का भी प्रयोग यहाँ दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, आगे आता है आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? और कौन सी पद्धति? तो छेपांकन पद्धति का प्रयोग आदिकालीन चित्रों में खूब अच्छे से दिखाई देता है, छेपांकन पद्धति। आगे अगला पॉइंट आता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है क्या? तो गति और सजीवता को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। एक पॉइंट बनता है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो याद रखिएगा, गुहा चित्र होते हैं। सदैव गुहा चित्र ही आंसर आपको लगाना होगा। क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऐसा नहीं है केवल ऐसे ही आपसे कह दिया गया है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछ रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की किस सतह पे बनाया गया? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बहुत अच्छे से उकेरा गया है। अगला पॉइंट आ रहा है, आदिकालीन चित्र लाल जिसे गेरू और हिरौंजी कहा जाता है, काले जिसे हम लोग कोयला या काजल या फिर कालिक से लगाया गया, और सफ़ेद जिसे हम लोग खड़िया कहते हैं, इसके रंगों को मिला करके बनाए गए हैं। तो पशुओं की चर्बी में जो है लगा करके खूब बढ़िया से मिलाया गया। तो पशुओं की चर्बी से खूब ज़्यादा डाटा ये दिखाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिखाई देता है? कि आपको ऑप्शंस टाइप का डाटा दिखाई देगा, तो वहाँ पे जो असत्य आपको दिखना है उसमें कहा जाएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में एकदम लाल है, नहीं, कहीं कहीं आपको सफ़ेद दिखाई देगा, कहीं लाल दिखाई देगा, कहीं आपको गेरुआ दिखाई देगा। तो लाल, चमकीला नीला और प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है, यही आपको असत्य निकाल देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मामले में लाल या फिर गेरुए रंग का प्रयोग है। कई जगह आपको सफ़ेद रंगों का भी प्रयोग दिखाई दिया है, जैसे आपको आगे हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट कह रहा है, पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किसमें संदर्भित है? तो आपको बताना है कि पेट्रोग्लिफ्स संदेश का जो प्राचीनतम माध्यम है गुफाओं में उकेरे गए चित्रों में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना होगा, पेट्रोग्लिफ्स संदेश कहाँ पे? गुफाओं में जो चित्र उकेरे गए हैं उससे दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, 2-4 पॉइंट और बचे हैं, बस उसके बाद क्लास बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास 4 नंबर खत्म होगी। बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है। नुकीले पत्थर संभवतया चमकम पत्थर के जो है खोद करके चमकम पत्थरों को निकाल करके उससे आकृतियां और उसकी सीमा रेखाओं को दर्शाने का प्रयास प्रागैतिहासिक चित्रों में बखूबी किया गया है। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र अपनी तूलिका यानी ब्रश को कैसे बनाते थे? तो आप जानते हैं, कोई रेसादार लकड़ी लिए, जैसे बांस हो गया, नरकुल हो गया, इसका एक सुरा उठाए, जैसे आज की डेट में दतून आप लोग करते हैं, दतून आप जानते होंगे, नीम की आती है, कई आती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, तो उसका एक सिरा जो है बढ़िया से कोट देते थे, कोई अच्छे से पत्थर उत्थर से उठा के, उसके बाद उससे अपनी तूलिका बनाते थे, जिसे हम लोग ब्रश कहते हैं। आज की डेट में खूब ज़्यादा प्रयोग होता है ब्रश का। कोई भी पत्रकार या कोई भी चित्रकार उठाता है तो ब्रश से ही सबसे पहले रेखांकन करना स्टार्ट करता है। इसीलिए पूछा जाता है, सबसे हल्का वाला ब्रश, सबसे पतली रेखा का अगर ब्रश कहा जाए तो आपको 0 नंबर लगाना होता है, इसीलिए आंसर 0 नंबर का ब्रश सबसे पतला चलता है। आगे बात करते हैं, इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल का रिवीजन कर रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल का ही डाटा देखेंगे। इसमें पूछ रहा है, आदिम चित्रकार रंगों के पशुओं की चर्बी से मिलाने पे एक प्याली के रूप में प्रयोग लाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई चित्रकार है, आदिम काल का चित्रकार है, तो पशुओं की चर्बी में मिलाने के साथ साथ जो प्याली प्रयोग करते हैं वो पुट्ठे की हड्डी होती है, पशुओं की पुट्ठे की हड्डी, और पुट्ठे की हड्डी को प्याली के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। उसमें रंग लेते हैं और उससे चित्रकारी करना स्टार्ट करते हैं।
अगला पॉइंट, छापा चित्र का आरंभ किस काल से माना जाता है मित्रों? ये लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, छापा चित्रों का आरंभ किस काल का माना जाता है? छापा चित्र प्रागैतिहासिक काल का बढ़िया वाला नमूना माना जाता है। आपको याद रखना होगा छापा चित्र का आरंभ किस काल का है?